हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत आप सभी का अभिव्यक्ति आईएएस लर्निंग ऐप पर। चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। और आज की चर्चा किस विषय की होगी? उस विषय की होगी जो आज सबसे ज्यादा रेलिवेंट है, और वो है यूपीएससी की मार्कशीट। मार्कशीट यानी फाइनल सिलेक्शन की भी आ चुकी है, जो इंटरव्यू देकर के फेल है उनकी भी है, और जो प्रीलिम्स में फेल है उनकी भी है। बट आज हम लोग जिस मार्कशीट को डिकोड करने जा रहे हैं वो है प्रीलिम्स की मार्कशीट। और प्रीलिम्स की मार्कशीट को डिकोड इसलिए कर रहा हूं जिससे कि जो 24 ऑफ मई 2026 में अटेम्प्ट करने जा रहे हैं वो आज से और 24 मई तक अपने आप को जो भी कमियां रह जा रही हैं, जो कुछ भी उनसे मिस्टेक हो रही है, उन कमियों को, उन मिस्टेक्स को वो संभाल सके, उन्हें दूर कर सके। देखिए, मिस्टेक्स को दूर करना हमारा हमारा टारगेट एक्सट्रीम मिस्टेक दूर कर देंगे नहीं, मिस्टेक्स को संभालना कि चलो एक दो गलतियां हुई, अब आगे हम गलती नहीं करेंगे। तो मिस्टेक्स को संभालना है, आज उसी विषय पर चर्चा होगी। और चर्चा के क्रम में हम कई चीजों पर बातचीत करेंगे। एक बार वो सारी चीजें आपके समक्ष रख दूं। यानी सबसे पहले ये आपकी जो प्रीलिम्स की कट ऑफ की डिटेल है, सबसे पहले मैं उस पर ही बात करूंगा। हालांकि इसमें मेंस की भी है और फाइनल भी है, लेकिन मैं आज की चर्चा सीधा प्रीलिम्स पर फोकस कर रहा हूं। और आज की चर्चा 2026 वालों के लिए होगी। 27 वाले भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन 27 वालों के लिए एक सेपरेट सेशन इस पर लूंगा कि उन्हें अब कैसे तैयारी करनी है। तो प्रीलिम्स में सबका कट ऑफ आप सबको पता है, ये शेयर भी हो चुका है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, सब कुछ ठीक है ना आपके सामने। तो इसी के बेस पर आज हम लोग सबसे पहले ऑब्वियस है आपके सामने कट ऑफ आ रहा है। लेकिन जो आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो ये है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स ट्रायंगल। जैसे मैं आप लोगों को जब इंडियन पॉलिटी पढ़ाता हूं या इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर जब मैं आप सबसे डिस्कस करता हूं तो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं और इंडिया की हेल्दियर डेमोक्रेसी दिखाता हूं। बिकॉज आप कि सबसे ऊपर कौन है, यानी इस पिलर पर मैं बैठाता हूं जुडिशरी को, इस पिलर पर बैठाता हूं लेजिस्लेटिव को, इस पिलर पर मैं बैठाता हूं एग्जीक्यूटिव को, और बताता हूं कि तीनों में चेक एंड बैलेंस है, सेपरेशन ऑफ पावर। इसलिए इंडिया की डेमोक्रेसी बहुत बेहतर ढंग से रन कर रही है। और जो ये तीनों संस्थाएं हैं इंडियन डेमोक्रेसी के, जो तीन ये इंस्टीट्यूशंस हैं, तीन ये जो पिलर हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों पिलर कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रिंसिपल और दी गई व्यवस्था से संचालित हो रहे हैं। उसी के बेस पर जो मैंने प्लान किया आज के सेशन का वो है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स ट्रायंगल मैंने बनाया है, और इसी पर मैं बातचीत करूंगा आप सभी से, लेकिन थोड़ी गहराई के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि यूपीएससी में 90% बच्चे, अब मैं शुरुआत कर रहा हूं, बहुत सारी बातें होंगी और इन द एंड जो आज आपको देने जा रहा हूं शायद मतलब आपको अच्छा लगे। इनोवेशन, मोटिवेशन कुछ भी नहीं, नहीं नहीं, आज देने जा रहा हूं जो ये वर्ड है ना बेटा, एक्यूरेसी। ये क्यों मैं कर पाया, क्यों, उसके पीछे रीजन है। अभी मैं किसी बच्चे की मार्कशीट दिखाऊंगा नहीं, मेरे सब बच्चों ने मुझे अपनी मार्कशीट शेयर की है। और ऐसा नहीं कि केवल मुझे से पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस है, मुझे जहां उन्होंने बहुत सारी जगहों से पढ़े हुए हैं बच्चे हैं। और परफॉर्मेंस के लेवल पर आप जा करके देखेंगे, अरे मुझसे तो 1.5 साल हुआ ना बेटा मेरा अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया हुआ, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। इतना पढ़ने के बाद जो आपके स्कोर हैं, जरा कमेंट करिएगा। सबने भेजा हुआ है, आप सब कमेंट करिए। आप सब ने भेजा हुआ है कमेंट, मुझे दिखना चाहिए क्या आपके स्कोर, एक बच्चे को छोड़ करके। ए आर मिश्रा शायद बेटे आप हैं जिनका जीएस में, सॉरी, जिनका जीएस में कितना स्कोर है, 100। उसका जीएस में 100 है, वो सीसेट में फेल है, ठीक है ना। यानी वो 100% प्रीलिम्स उसने मुझसे पहले कहा था कि सर मेरा हो रहा है, और उसका सीसेट क्लियर नहीं हुआ। तो जितनी भी मार्कशीट आई, जैसे मान लीजिए एक बच्चा ऐसा आ रहा है, दूसरे बच्चे कैसे आ रहे हैं, जो जीएस में, जैसे जतन है, वो भी पर्सनल मेंटर, जैसे जतन है, उसका अराउंड 78 है जीएस, और सीसेट एक यानी 65 अराउंड है।
फिर इसके बाद एक और कैटेगरी बच्चों की आ रही है जो जिसमें मैक्सिमम है। आप देखोगे बेटा जीएस में 55 से 60 है और सीसेट में भी 62, 62, 65 है। मैक्सिमम बच्चों की बात मैं ये कर रहा हूं। क्या ये सत्य है कि नहीं? कमेंट करिए फटाफट आप सब लोग। क्लास भरी हुई है, बताएं आप मुझे, क्या यही आपके सामने डेटा है कि नहीं है? आप अपनी मार्कशीट देखिए। बाकी मैंने सबकी एक समरी बता दी और हर एक बच्चे की मार्कशीट मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास अवेलेबल है। लेकिन ऑब्वियस है उनका एक एक बच्चे का नाम लेकर के शेयर करना, वो थोड़ा सा बच्चे भी अवॉइड करते हैं, थोड़ा शर्माते हैं कि सर मेरा मार्क्स जो है सबके सामने आ जाएगा। क्या यही है कि नहीं है? मैं दिखाता हूं आप सबको। सबकी मार्कशीट है मेरे पास, एक एक बच्चे की मार्कशीट है मेरे पास बच्चों। ठीक है, एक एक बच्चे की मार्कशीट है, सबने भेजा हुआ है बच्चों। ठीक है, और इसी कॉम्प्रिहेंसिव सीसीपी वाले ग्रुप में भी है, पर्सनल भी है। ठीक है ना, क्लियर है? अपना अपना पर्सनल लिख करके भी सबने भेजा हुआ है। तो जो निकल करके बात आ रही है वो ये आ रही है कि आप प्रीलिम्स से कोसों दूर है। क्योंकि मेरी ऑडियंस में मैक्सिमम लगभग 90% बच्चे रूरल बैकग्राउंड के हैं और हिंदी, गुजराती, मराठी, जैसे अपना भरत भी है जो मेंस लिखा था, उसका मेंस नहीं हुआ, उसकी भी मार्कशीट आई है। गुजराती, हिंदी, मराठी और कुछ बच्चे बंगाली लैंग्वेज या उड़िया के हैं, यानी रीजनल जो लैंग्वेजेस है उसके बच्चे मेरे पास सबसे ज्यादा। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप सब मुझे पसंद भी करते हैं कि भाई मैं बड़ा अच्छा हूं, लेकिन आप मुझे बताएं कि जब आपको लगता है कि मैं अच्छा हूं और आपको लगता है कि आप सब अच्छा सीख रहे हैं, फिर इतनी वर्स्ट परफॉर्मेंस क्यों है? वर्स्ट का मतलब ये होता है ना कि 1 नंबर से रुक गया, आधे नंबर से रुक गया, 2 नंबर से रुक गया, 3 नंबर से रुक गया। क्या आप सब में से कोई कह सकता है कि आपका, जितने बच्चे क्लास में है, सैकड़ों बच्चे इस समय क्लास में है, मुझे आप बताएं क्या 50, सॉरी, क्या 5 नंबर के अंदर किसी का रुका है? यानी सबका रुका है 10 से 15, 20 मार्क्स से 10, 15, 20। बाप रे बाप, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं। क्या ये सही है कि नहीं? 10, 15, 20 मार्क्स से आप पीछे हैं भाई। ये सब बातें कोई करता नहीं, क्योंकि लोगों के मन में एक संशय होता है कि अगर मैं ही करूंगा तो फिर मेरे बारे में बच्चे क्या सोचेंगे। अरे भैया, जो सोचना सोचियो, क्योंकि मेरे बच्चे एक्सटिंक्ट, आप ही एनवायरमेंट पढ़ते हैं ना, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, विलुप्त होती प्रजातियां, वही एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। आप सब जो भी, मैं केवल हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बात होती नहीं जी, रीजनल मीडियम के सारे बच्चे आप लुप्त होने जा रहे हैं। अब लुप्त होने जा रहे हैं, इसको आप समझेंगे कैसे, बचेंगे कैसे? तो एक टीचर क्या कर सकता है? अपनी तरफ से अपने आप को झोंक सकता है कि भाई ये पढ़ लो, स्ट्रेटजी दे सकता है, क्लासेस ले सकता है, सुबह शाम आप भी सुबह से शाम पढ़ करके थक सकते हैं, लेकिन उससे कुछ हो रहा है क्या? इससे कुछ हो रहा है क्या कि मैं सुबह से शाम पढ़ाऊं, आप सुबह से शाम पढ़ें? सर एक काम करिए, इकोनॉमिक सर्वे जल्दी से खत्म करिए एक ही रोज के अंदर। ध्यान से समझिएगा, डिमांड्स क्या है सब बच्चों की बता रहा हूं। सर इकोनॉमिक एक ही दिन में खत्म कर दीजिए, 5 दिन में एकदम उड़ा दीजिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे। टीचर क्या करे, बेटे एक जब तैयार हो जाए ना तो लिख के ग्रुप में भेज कि सर पहला चैप्टर मैंने उड़ा दिया। एक भी कमेंट आया? गॉसिप बातें और रियलिटी बड़ा अंतर है बच्चे। ऑनेस्टी से बताओ कि एक भी बच्चे ने किया है? मैंने उस दिन क्लास में कहा था सीसेट, जब फाइनल रिजल्ट आया था तब मैंने कहा था सीसेट का और जीएस का, दोनों का आपको बताना है कहां आप खड़े हैं, कैसे, क्या क्या। किसी बच्चे का ग्रुप में आया, जबकि सब मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे हो। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी को मिलती नहीं, एक भी टीचर के पर्सनल व्हाट्सएप पे हो जो उसका पर्सनल नंबर हो, आप निकाल करके दिखाइए पूरी इंडिया में, जो मेन होता है संस्था का। उसके बाद मेरे कहने के बाद तो यहां पर मैं आपको आपकी कमियां बताने नहीं आया हूं, हम चर्चा कर रहे हैं। और इस चर्चा में
बात मेरी भी होगी, आपकी भी होगी, कुछ बुरा लगेगा और कुछ अच्छा लगेगा। बुरा लगे तो अगर मैं आपके सेल्फ एस्टीम, आपके आत्मसम्मान को किसी प्रकार से हानि पहुंचाऊं, देन उसके लिए मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन अगर बुरा लग रहा है और चोट लग रही है, उस चोट से आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ बाहर आएंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बाहर आएंगे, तो मैं बुरा लगे और बुरा लगवाऊंगा भी। तो बुरा भी लगेगा, बहुत सारी बातें अच्छी भी लगेंगी। तो आज की चर्चा यही है कि सब उसका बेस यह है कि आप सबने मुझे मार्कशीट शेयर की है। आप सब एक साथ यहां कमेंट करके बता सकते हैं, हाँ सर हम सब ने शेयर की या नहीं की। उसके बेस पर ये सेशन प्लान हुआ, यानी मैंने फिर काम किया, डेटा उठाया, कई चीजें समझी और समझने के बाद मुझे लगा कि अब बच्चों को ये जो बचे हुए 12 मार्च से लेकर के 24 मई का दिन है, कुछ ऐसी चीजें और दी जाएं, बाकी सारी चीजें दी जा चुकी, कुछ और दी जाएं जिससे वो और बेहतर ढंग से इस एग्जाम में आगे बढ़ सके। क्यों मेरे प्यारे बच्चों? रीजन क्या है? रीजन ये है कि यूपीएससी, अब मैं आ रहा हूं असली बात पे, यानी अब आपकी बात हो गई, आपकी मार्कशीट हो गई, कॉपी पेन निकाल लेना बाबा, केवल सुन के मत जाना। मैं विनती कर रहा हूं, जो मैं लिखाने जा रहा हूं ये भाषण नहीं है। हर दिन मैं कोई भाषण मैं लिखाना चाहता हूं, लिखाता हूं मैं, बेटे इसको लिख, डायरी में, पेपर में, टेबल के सामने चिपका। अब एक दो बच्चे मेरे पास पर्सनल मेंटरशिप में ऐसे हैं जो जिनका लास्ट अटेम्प्ट और उनका पिछले साल का स्कोर अगर मैं देखूं ना बच्चे, नाम मैं नहीं ले सकता हूं, और जो बच्चे हो यहां बता भी सकते हैं, मैं स्कोर आपका नहीं बताऊंगा। मेरे बच्चे, उनके स्कोर लास्ट अटेम्प्ट, उनका स्कोर मार्क्स में 50 मार्क्स है, 50 नंबर, 52 नंबर। कितना है? 50 नंबर है, 52 नंबर है। उन्होंने इस साल मेंटरशिप ली हुई है। आप समझ, यानी पिछले साल का मैं बता रहा हूं, मेंटरशिप इस साल उन्होंने ली। 50 नंबर, 52 नंबर। मैं हिल गया, मैंने कहा अगर यार इनका मेरी मेंटरशिप में भी रुका तो फिर तो मुसीबत हो जाएगी। चलो कुछ प्लान करता हूं। फिर बहुत गहराई के साथ कई विषयों पर बातचीत हुई, चर्चा हुई, देन फिर ये सेशन मैंने प्लान किया। तो अब हम आते हैं यूपीएससी का रिजल्ट लेकर के आपसे बातचीत करते हैं। तो पूरा का पूरा जो चर्चा का बेस होगा वो यही होगा आपके सामने, और बड़ी गहरी चर्चा होगी, लेकिन कॉपी पेन आप निकाल लीजिएगा। सबसे पहले मार्कशीट को डिकोड करके मैंने जो सीखा है कि यूपीएससी में मेरे प्यारे बच्चों 90% बच्चे फेल हो रहे हैं और 110% पास हो रहे हैं, यही रेशियो चल रहा है। तो 90% जो बच्चे हैं वो इसलिए नहीं फेल हो रहे, यानी आपकी बात हो रही, जो फेल हो रहे हो आप इसलिए नहीं फेल हो रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता। आपको कुछ नहीं आता इसलिए आप फेल नहीं है, पहली लाइन ये लिखिएगा, यानी आपको आता है। पहला पॉइंट पॉजिटिव लिखिएगा। जैसे एक चार्ट बनाइए, चार्ट में लिखिए 100%, यहां मैं बना देता हूं 100, उसमें से 90% फेल। ठीक है, अब फिर उस चार्ट में अपने आप को लाइए, फेल यानी यू, अपना नाम लिखिए, योर नेम, यू। फिर 10% पास, उसमें जो फर्स्ट रैंकर है उनका नाम लिख लीजिए। कौन है उसमें? जो फर्स्ट रैंकर, उनका आप नाम लिख लीजिए। तो आपने अब एक चार्ट निकाला, उसमें आपने ये बनाया कि भाई 90% फेल हो रहे हैं, उन 90% में एक मैं भी हूं, बट पास मुझे करना है। और सुनील सर कह रहे हैं कि आप इसलिए नहीं गिरते हैं, आप इसलिए फेल नहीं होते हैं कि आपको कुछ नहीं आता। आपको आता है, लिख लीजिएगा, यानी आपके कॉन्फिडेंस के लिए कि आपको आता है, आपको पता है हिस्ट्री क्या है, पॉलिटी क्या है, इकोनॉमी क्या, आपने पढ़ा है, दो तीन चार अटेम्प्ट हो चुके हैं आपके, एक अटेम्प्ट हो चुका या आपका पहला भी है, तो भी आपको इतना पता है, इतना आपने सीख लिया है दुनिया जहां से, यूट्यूब से, अपने टीचर से, अपने मेंटर से, कि आपको भी आता है, जिनका पहला अटेम्प्ट है। तो आप कहेंगे फिर सर, फिर ये 90% फेल क्यों हो रहे हैं? तो फिर से मैं आपके सामने जो वर्ड दे रहा हूं, यही आज आपके जीवन को बदलने वाला है। 90% फेल हो रहे हैं जिसमें आप शामिल हैं, आपकी मार्कशीट्स के द्वारा यह बात जस्टिफाई होती है। पिछले 2-3 साल की मार्कशीट उठा के देखिए, आप वर्स्ट नंबर पा रहे हैं। तो इसके पीछे यह नहीं है कि आपको आता नहीं, क्योंकि आपको आता नहीं तो आप यूपीएससी की तैयारी कभी सोचते नहीं, चूंकि आपको भी पता है, दुनिया को भी पता है, यूपीएससी इंडिया का सबसे टफेस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम है। ठीक है, तो फिर क्या इशू है? अब वही लिखिएगा, क्योंकि ये 90% लोग फेल हैं, क्योंकि उन्हें, अब यहां पर एक वर्ड आ रहा है, इसको रट लीजिएगा,
एग्जाम मैकेनिक्स। एग्जाम मैकेनिक्स समझ में नहीं आता, आज का वर्ड यही है, एग्जाम मैकेनिक्स लिख लीजिए। एग्जाम मैकेनिक्स मेरे प्यारे बच्चे, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि यूपीएससी ने जो 2014 में इसे पूछा था ना, क्या पूछा था, कैन इंडिया विन 50 गोल्ड मेडल इन सिंगल ओलंपिक्स, क्या भारत 50 गोल्ड मेडल एक ओलंपिक में जीत सकता है, पूछा था। तो मैं जब उस लेक्चर को आपके सामने रखता हूं तो मैं कहता हूं कि केवल खिलाड़ी कैसा है, वो कितनी मेहनत करता है, सुबह 4 बजे उठता है, रात को 6 बजे तक वो प्रैक्टिस करता है स्टेडियम में, किसकी, हॉकी की, रेसलिंग की, शूटिंग की, जिम्नास्ट की, एथलेटिक्स के जितने भी इवेंट होते हैं उनकी, स्विमिंग की, सबकी, क्या उससे वो जीत जाएगा? जब ये लेक्चर पढ़ाता हूं क्या ये बात चर्चा करता हूं कि नहीं, कि आप सुबह 6 बजे उठिए, खूब दूध पीजिए, खूब दूध, आपको दूध मिले, आपको कोचेस मिले, सब कुछ मिले, लेकिन क्या गारंटी है कि आप मेडल जीतेंगे? तो आप कहेंगे कि सर फिर गारंटी क्या है, जब मेहनत गारंटी नहीं है तो गारंटी क्या है? तो मैं आप लोगों को एक वर्ड अक्सर समझाता हूं जिसे कहते हैं बायोमैकेनिक्स। समझाता हूं कि नहीं, बोला हूं कि नहीं, जरा ये वर्ड बोलो, बायोमैकेनिक्स, देन आपको मजा आएगा। बायोमैकेनिक्स यानी शरीर एक मशीन है, इस मशीन को समझने का जो विज्ञान है, जो साइंस, उसे हम बायोमैकेनिक्स कहते हैं। तो इस बायोमैकेनिक्स को हमें समझना कि एक दो खिलाड़ी हैं, उन दोनों की पूरी एनाटॉमी, उनका पूरा डीएनए प्रोफाइलिंग, उस पर काम करना, प्लस उसके साथ उनको टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देना है कि वो अगर कुछ भी खेल रहे हैं, कैसी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे वो रेसलिंग कर रहे हैं, तो उसको 4 एंगल से, जैसे जब मैच होता है तो रिकॉर्ड होता है ना, वैसे ही उनकी प्रैक्टिस भी, मैं नहीं कह रहा हूं डेली प्रैक्टिस, वीक की 1 प्रैक्टिस की बारीक रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसकी डिकोडिंग होनी चाहिए, डेटा कलेक्ट होना चाहिए, साल भर का, 6 महीने का, 3 महीने का डेटा एनालिसिस होना चाहिए। तो बायोमैकेनिक्स अगर आपका अच्छा है, जैसे चाइना वगैरह में किया जाता है, यानी गेम में साइंस को मिक्स किया जाता है, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दिया जाता है, तब जाकर के वो इतने बिग लेवल पर अचीवमेंट ले पाते हैं, एक ओलंपिक में वो 50 गोल्ड जीत जाते हैं। हमें अगर करना है तो हमें ये भी करना होगा, वही चीज मैंने यहां एग्जाम मैकेनिक्स आपके लिए बनाया, कि एग्जाम को आपको अपने डीएनए में शामिल करना है। अब वो कैसे शामिल करना है, कुछ बातें हैं जो आपके सामने रखता जा रहा हूं, आप बस केवल लिखते चलिए, ठीक है, कोई भाषण नहीं है, केवल हम लोग लिखेंगे। एक फार्मूला दे रहा हूं, अभी फिलहाल के लिए लिखिएगा, यूपीएससी प्रीलिम्स इज इक्वल टू नॉलेज, लिखिएगा नॉलेज प्लस एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन वगैरह अभी से सिखाना शुरू करूंगा, पहले मैंने सोचा था कि अप्रैल से करूंगा, लेकिन नहीं, प्लस रिस्क मैनेजमेंट, प्लस रिस्क मैनेजमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, ये रिस्क मैनेजमेंट क्या बला है, इसी रिस्क मैनेजमेंट को अभी जैसे जैसे हम क्लास को कोड करेंगे, आप यहां से समझेंगे एक्यूरेसी। आज एक्यूरेसी का एक ऐसा डेटा आपको देने जा रहा हूं, हर कैटेगरी को लिख लीजिए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हर एक कैटेगरी का, और एक्यूरेसी रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आप प्रीलिम्स के लिए उतनी एक्यूरेसी के साथ जितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप करें कि कटते कटते भी आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाए। तो ये आज एक अलग प्रकार का सेशन है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो यानी ये जो फार्मूला मैंने दिया सबसे पहले, उसके बारे में अगर हम बातचीत करते हैं, तो ये जो यूपीएससी का मेरे बच्चे प्रीलिम्स है ना, ये इन तीनों का मिक्स है, नॉलेज का, एलिमिनेशन का और रिस्क मैनेजमेंट का। रिस्क को कैसे मैनेज करें आप,
कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आपकी एक्यूरेसी कितनी जा रही, 100 क्वेश्चन करते हैं तो कितने परसेंट सही होते हैं, 80 करते हैं तो कितने होते हैं, 60 करते हैं तो कितने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग यानी साइंटिफिकली आज हम यह डिसाइड करेंगे कि हमें एग्जाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और आज ही वो डेटा आपको देने जा रहा हूं। उसमें आप 2-4 आगे पीछे अपने ढंग से कर पाएंगे, हर एक कैटेगरी का मैंने बनाया हुआ। तो मींस क्या निकल करके आता है कि भैया अगर प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं ना आप, तो केवल नॉलेज से काम नहीं चलेगा। क्या क्या चाहिए? नॉलेज के साथ चाहिए कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी। अभी मैं बताता हूं आपको, कहेगा ये तो सर मुझे पहले से पता है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। आप क्या बताएंगे? आप तो दूसरा स्टेटमेंट एनालिसिस, स्टेटमेंट एनालिसिस, और तीसरा प्लस प्लस मैं कर रहा हूं एलिमिनेशन की आपकी एबिलिटी। ये 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। अब आप सोचिएगा, मैं जो आगे डिस्कस करने जा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी जब मैं आगे डिस्कस करूंगा एक बिग हेडिंग में, तो आपको सोचना है कि क्या आप उस लेवल पर पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। जबकि मैंने, आपने देखा होगा अपना व्हाट्सएप का जो डीपी होता है यानी प्रोफाइल होता है, उसमें अब यही वर्ड लिखा क्लियरिटी। आप सबसे रोज कहता हूं कि बच्चे अपनी टेबल के सामने लिखना क्लियरिटी, चूंकि ये बहुत पढ़ना, कंटिन्यूटी, अब ये सब बेकार हो चुके हैं। क्लियरिटी, जो पढ़ना है साफ पढ़ना है, क्योंकि अगर साफ नहीं पढ़ रहे तो प्रीलिम्स आपसे निकलने वाला नहीं है। आप लाइब्रेरी में जाइए, सुबह से रात 8 बजे तक पढ़िए। आप हो सकता है डिमोटिवेट हो जाए। मैंने अमित किल्लोर सर के 1-2 वीडियोस आप लोगों को शेयर कर दिए थे, जिसमें वो कह रहे थे कि भाई आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए, जो कि मैं बहुत पहले से कहता रहा हूं, ऐसा नहीं है। बट अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए उनका बहुत से बच्चे उदास हो गए, मैसेज भी कर दिया कि सर इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही जा रहा है। यार, जब कोई समस्या आपको बताई जाती है, इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करिए। उस समस्या से निकलना ही तो असली हीरो की पहचान है, असली हीरोइन की पहचान है। तो अगर आप असली रियल हीरो हीरोइन बनना चाहते हैं, तो आपको प्रॉब्लम को इंजॉय करना होगा। क्या करना होगा? प्रॉब्लम को इंजॉय करना। और हम क्या होते हैं, प्रॉब्लम से भाग जाते हैं, स्केप, हटो भैया, प्रॉब्लम आई भाग लो। नहीं, प्रॉब्लम आई, इसको और इंजॉय करिए, तब जाकर के हम चीजों को बेहतर कर पाएंगे। यही हमारे डिस्कशन का मुख्य विषय है मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए जरा हम इसी चीज को, यानी जो नॉलेज, कॉन्सेप्ट, क्लियरिटी की जो बातें मैंने कही है, अब समझिए ये आप सबकी मार्कशीट है। अब इस स्लाइड पे, यानी अब हम दूसरे फेज में पहुंच गए। सबसे पहले फेज में मैंने आपसे डिस्कस किया कि 90% फेल हो रहे हैं, जिसमें आप भी हैं। बट आप अपने नॉलेज की कमी की वजह से फेल नहीं हो रहे। क्यों फेल हो रहे हैं मैंने बताया, और उसे कहते हैं एग्जाम का मैकेनिक्स, यानी सिंपल एग्जाम का माइंडसेट। उसी को मैंने एग्जाम का मैकेनिक्स कहा। तो एग्जाम के माइंडसेट पे हमारी बातचीत हुई, और फिर एक फार्मूला भी आपको दिया, जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया, प्लस रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस किया गया। अब हम आते हैं अपने लेक्चर के दूसरे हिस्से में। इस हिस्से में अब जैसे होता है ना डायग्नोस्टिक टूल की तरह, अब मार्कशीट को डिकोड किया जाएगा। आप सब अपनी अपनी मार्कशीट ओपन कर लीजिएगा। मैंने, समझिए, एक कॉमन मार्कशीट लगा रखी है, ठीक है ना, प्रीलिम्स की। अरे सॉरी, ठीक है, हमने एक कॉमन मार्कशीट लगा रखी। तो हम क्या करने जा रहे हैं, यानी मार्कशीट को एज अ डायग्नोस्टिक टूल यहां पर यूज करने जा रहे हैं। मार्कशीट एज अ डायग्नोस्टिक टूल। अब हम डायग्नोस करेंगे इस एग्जाम के साथ जुड़ी हुई उन बातों को, जिसको जान करके, जैसे डॉक्टर डायग्नोस करता है, तो ऑब्जर्व किया अपनी स्टडी के बेस पर, तो जो टेस्ट वगैरह कराता है, फिर उस टेस्ट से उसका डायग्नोस जस्टिफाई हो जाता है, और फिर आपको क्या दिया जाता है, प्रिसीजन मेडिसिन। अगर केवल डॉक्टर, पहले कैसे होता था, पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो कम क्यों था, जीवन प्रत्याशा, क्योंकि पहले मेडिकल इतना एडवांस नहीं था। अब मेडिकल एडवांस है, फैसिलिटीज है, सुविधाएं हैं। तो पहले क्या होता, डॉक्टर ने देखा, उसके बाद उन्होंने दवा दी, कुछ समय के बाद पता चला कुछ और कुछ और कुछ और, एंड केस खराब। अभी क्या, डॉक्टर पहले खुद डायग्नोस कर रहा है, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, आपके पूरी बॉडी का मैकेनिक्स निकाल रहा है, और ढेर सारे टेस्ट, और उसके बाद जो उसने ऑब्जर्व किया उस टेस्ट के साथ मिक्स करके, और फाइनल प्रिसीजन मेडिसिन आपकी स्टार्ट करता है, और जल्द से आप रिकवरी कर जाते हैं। ये सारी चीजें हैं। और अब तो
कल भी मैंने पढ़ा डिजाइनर प्रोटीन वगैरह बन रहे हैं तो और भी टारगेटेड ड्रग डिलीवरी हो जाएगी। खैर वो सब अलग बातें, बट ये सब आपस में जुड़ी हुई। साइंस को आपको पर डे अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। साइंटिफिक टेम्पर इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज है जो हमारे अंदर नहीं और आपके अंदर भी नहीं। डेली साइंटिफिक टेम्पर के लिए मुझसे प्रॉमिस करें, मुझसे प्रॉमिस करो यही अगर सच में पास होना। इतना भाई साहब कहो कि बेटा हमने एक विचार लिखा इस पे अपने कमेंट लिखो, तुम उस पे कमेंट तक नहीं लिखते यार, कितने वीआईपी हो तुम, कितने खास हो तुम। जो मेरे बच्चे मतलब जो पेड क्लासेस में उनसे अगर कहा जाए कि आप एक कमेंट लिखिए, एक मैंने विचार लिखा है, आप नहीं लिखते। इतना लिखने में हेजिटेशन है। केवल आप किताब खोल करके सुबह घर वाले माता पिता एकदम खुश हैं कि मेरा बच्चा लाइब्रेरी में घुस गया 8 बजे, रात को 8 बजे तक आ रहा है। जब आप दूसरों के विचार उसी समय चाहिए जब हमने एडमिशन लिया, उसके पहले उसके बाद से हमें कोई फर्क पड़ता नहीं आंसर राइटिंग क्या होती। तो आप विचार सोचते नहीं, लिखते नहीं। जब मैं कहता हूं तो मैं वही आपका डायग्नोस करना चाहता हूं कि कौन बच्चा कितना अच्छा लिखता है। जैसे उस दिन अवनी ने लिखा, मैंने उसकी कविता आप सबके सामने रख दी। तो कहने का मेरा मतलब है कि हम सब एक गुरुकुल परंपरा में बध ही नहीं पाए। आप हमसे डिमांड करते हैं, हम आपको कंटेंट देते हैं, हम आपको लेक्चर देते हैं, दैट्स इट। हर एक चीज में हमें पार्टनर बनना पड़ेगा। हमें पार्टनर यानी सिलेक्शन का पार्टनर आपको और हमको बनना पड़ेगा। आज से सब वादा करिए, आपके पास टाइम है नहीं है, जो 26 वाले बेचारे ठीक है, लेकिन 16 मार्च से इंस्टा पे आ रहा हूं। यही साइंटिफिक टेम्पर की जो कमी है ना पूरे हिंदुस्तान के बच्चों में, उसी को लेकर के बहुत एक्टिव, ये मत समझना कि कह रहा हूं और अब आऊंगा नहीं। साइंटिफिक टेम्पर ऐसे ऐसे वीडियोस बनाऊंगा छोटे, जो दिमाग को सोचने पर विवश करेंगे। क्योंकि देखिए बड़ा आसान होता है सिस्टम पे क्वेश्चन उठाना, सिस्टम के लोगों पर, वो एक अलग इश्यू है। हाल आसान तो खैर कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो मुझे लगता है कि इंडिया की यंग जनरेशन यूथ के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है उनका साइंटिफिक टेम्पर नहीं। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब ये नहीं होता कि आप एआई की मशीन चलाना सीखिए, आप ये स्मार्ट बोर्ड बना दीजिए, नहीं। साइंटिफिक का मतलब होता है कि आप कुछ भी अपनी लाइफ में, अगर आप पढ़े नहीं है तो भी आपको कुछ विज्ञान आना चाहिए जिससे कि आप अपने जीवन को बेहतर कर सकें। क्योंकि विज्ञान जिसके जीवन में है वही बेहतर है और वही बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड, यूएस इसके एग्जाम्पल है। चाइना ने उनको कॉपी किया रिवर्स इंजीनियरिंग के द्वारा, आज आपके सर पे बैठा हुआ है। आप पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहिए, चाइना के मुकाबले आप कहीं भी ठहरते नहीं। अगर वर्ल्ड वार हो जाए 1 से 2 महीने तक केवल युद्ध चलता रहे, आप ट्रस्ट करिएगा आपके पास स्ट्रेटेजिक ऑयल गैस रिजर्व 1 महीने से ज्यादा का नहीं है। आप कोलैप्स कर जाएंगे। क्या आप अपनी डिफेंस को बचा पाएंगे? चिंतन कीजिए, यानी क्या आप अपने आप को डिफेंस कर पाएंगे, अपनी रक्षा कर पाएंगे, डिफेंड करेंगे आप अपने आप को? 1 महीने की आपके पास एनर्जी सिक्योरिटी नहीं होती। अगर 2 महीने युद्ध चल जाए, और आने वाले समय में चल ही सकता है। तो इसलिए साइंटिफिक टेम्पर हमारे जीवन के हर एक एंगल में होना चाहिए, जो मैं आपके जीवन में एग्जाम मैकेनिक्स के नाम से आज डाल रहा हूं। तो सबकी आ गई है मार्कशीट। अब हम इस मार्कशीट को डायग्नोस्टिक टूल की तरह आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है ना? अब अगर आप इस कट ऑफ के आसपास नहीं है, यानी अगर इस कट ऑफ के, यानी अगर आप जनरल हैं और आपके मार्क्स 90 के अराउंड है, अगर आप ओबीसी हैं आपके 90 के अराउंड है, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं आप 87 के अराउंड है, एससी हैं अगर आप 82 के अराउंड है, एसटी हैं अगर आप 83 के अराउंड है, और बाकी अपनी अपनी कैटेगरी जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, देन आपकी स्थिति ठीक है। लेकिन अगर आप इससे नीचे हैं, 88 है, 87 है, 80 है, 56 है, बाप रे बाप 60 है, 65 है, आप सोचिए आप 30 नंबर से रुके पड़े। तो इसका क्या मतलब है? यह आपको मैं डिमोरलाइज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि अरे भाई आप तो यहां हैं। एक रेवोल्यूशन के लिए आपको मैं ये बात बोल रहा हूं, रेवोल्यूशन, एक क्रांति के लिए। कि अब ये जो 12 मार्च से लेकर के और 24 मई है, इसमें आपको कॉमन स्ट्रेटजी से और कॉमन माइंडसेट से सफलता नहीं मिलेगी। आपको रेवोल्यूशन करना होगा, क्रांति करनी होगी। क्रांति यानी आमूल चूल परिवर्तन। क्रांति हम
सिस्टमेटिक चेंज को नहीं करते हैं। क्रांति का मतलब होता है कि सब कुछ चेंज, यानी पूरी व्यवस्था ऐसी थी, राजा का शासन था, पूरी तरह से डेमोक्रेसी आ जाए, इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। या हम खाने को हमारे पास कुछ ना हो और एकाएक हमारे यहां ग्रीन रेवोल्यूशन हो जाए और हम फूड प्रोडक्शन में अपने लोगों के लिए सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बन जाए, जैसा 1960s के डिकेड में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया। क्रांति इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप समझ रहे होंगे। क्रांति यानी मूल व्यवस्था से अलग एक नई व्यवस्था को जन्म दे देना। जैसे वर्ड में 1857 की क्रांति इंडियन हिस्ट्री में, जैसे वर्ड में फ्रेंच रेवोल्यूशन, यूएस का रेवोल्यूशन कि ब्रिटेन की सेना को उठा के फेंक दिया और खुद रूलर बन गए। सोवियत रूस की रेवोल्यूशन, उनकी क्रांति, चाइना की क्रांति 1949, ये होता है, यानी व्यवस्था को आमूलचूल बदलना। तो आपको अब वही रेवोल्यूशन लाना होगा, लिख लीजिएगा। यानी रेवोल्यूशन स्ट्रेटजी आपको अपने लिए खुद भी बनानी, जो मैं बनाऊं उसी पर नहीं, हम तो एक रास्ता दिखाने वाले, आपको अपने हिसाब से भी काम करना है, ठीक है। तो अब आता है कि अगर आप इससे पीछे हैं, यानी आपकी मार्कशीट को मैं डिकोड कर रहा हूं, तो अगर आप अब यहां पर आ जाएगा, मार्कशीट आपकी मैं डिकोड कर रहा हूं, अगर आप इसके आसपास नहीं है जो मैंने बताया, तो इसका मतलब है कि तीन चीजें मुझे यहां से दिखी हैं आप लोगों का, जो मैंने मार्कशीट देखा है जो इस कटाव के आसपास नहीं है। पहली चीज मैंने ये देखी है, नॉलेज गैप है, ठीक है ना। दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट गैप है। क्या है, कॉन्सेप्ट का गैप है। और तीसरी चीज क्या है, डिसीजन का गैप है। क्या है, डिसीजन का गैप है मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से समझिएगा। अब जरा 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, 30 क्या 40 भी लग जाए, कि ये नॉलेज गैप, कॉन्सेप्ट गैप, डिसीजन गैप, ये होता क्या। डिसीजन मतलब वही क्वेश्चन का आंसर करना। मैं कोई भी यहां पर मोटिवेशनल बिल्कुल नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। चलिए जरा इन तीनों को बताइए, नॉलेज गैप, कॉन्सेप्ट गैप। आंख बंद करिए, मैं भी चुप होता हूं। सोचिए ये तीनों हैं क्या। अगर तीनों की सही डेफिनेशन आपके मन में आ गई तो आप अच्छी पोजीशन पे नहीं आई, तो फिर समझ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं केवल, जबकि हमें यही नहीं पता है कि नॉलेज गैप क्या होता है। जैसे जेंडर गैप पढ़ते हैं ना, मेल फीमेल का पार्टिसिपेशन लेबर में हो या सिस्टम में हो, वैसे ही नॉलेज गैप क्या है, कॉन्सेप्ट गैप क्या है, डिसीजन गैप क्या है। सोच लिया। चलिए अब मैं कुछ बातें यहां लिखता हूं, आप मैच करिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, नॉलेज गैप का मतलब क्या होता है कि जैसे आप यानी यू, जितने भी बच्चे, जितने भी एस्पिरेंट्स इस समय मेरी क्लास देख रहे हैं, आपको उस विषय की जानकारी ही नहीं है जो एग्जाम में पूछा गया। क्या पूछा गया, जो एग्जाम में पूछा गया, यानी उस विषय की बेसिक जानकारी नहीं है जो एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रश्न पढ़ते ही आप डर जाते हैं, सुरसुरी आने लगती है, अंदर कुछ ठंडा सा लगने लगता है। तो पहला तो हो गया नॉलेज गैप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रामसर कन्वेंशन जो है, उसमें उसके रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द रामसर कन्वेंशन। अब मेरे प्यारे बच्चों उसने ऑप्शन दिया 1, 2 एंड 3। मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, 1, 2, 3 उसने ऑप्शन दिया। सॉरी, पेन का कलर थोड़ा सा, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आपने रामसर कन्वेंशन को पढ़ा ही नहीं, आपको पता ही नहीं है, तो क्या ये जो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ए 1, 2, बी 1, 2, 3, क्या ये ABCD आप कर पाएंगे। तो पहला होता है नॉलेज गैप, जो स्वाभाविक रूप से यहां बैठा हुआ। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे टर्म हैं जो आपको सच में नहीं आते, और उसमें हमारी भी लिमिटेशन है जिस लेवल पर वो जाकर के पूछता है। तो पहली चीज तो ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों, रामसर कन्वेंशन का एग्जाम्पल देकर के मैंने आपको बताया कि नॉलेज का गैप क्या होता है,
ठीक है। या आपसे एक और प्रश्न आपके सामने रखूं कि ABCD में गैसेस का नाम दे देगा, ABCD या 1 2 3 4 कुछ भी दे देगा और कहेगा इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस है। ठीक है। अब अगर आपने ग्रीन हाउस गैसेस को अच्छे से पढ़ा नहीं, रिवाइज नहीं किया, तो कौन कौन सी गैसेस है, क्या आप सही ABCD टिक मार पाएंगे? नहीं मार पाएंगे। इसी को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नॉलेज गैप। तो अब लिखिए अपनी कॉपी में कि क्या मुझे लिखिए पॉइंट, आपको अपना असेसमेंट लिखिएगा, असेसमेंट पॉइंट नंबर 1 आपका असेसमेंट पहला, इसी के नीचे नॉलेज गैप। क्या मैं नॉलेज गैप में हूं इन द ऑल सब्जेक्ट? केवल एक नहीं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, सब नॉलेज गैप। और नॉलेज गैप है तो एग्जाम मैकेनिक्स क्या कहता है? ये एग्जाम मैकेनिक्स, ये जो आपको मैं लिखवा रहा हूं, असेसमेंट करो, ये सब एग्जाम मैकेनिक्स है। तो अगर गैप मिलेगा तो गैप की लिस्टिंग करोगे, लिस्ट, और ग्रुप में भेजोगे। ग्रुप में भेजोगे, तुरंत मैं एक टीम बनाऊंगा आप ही में से। अकेले अकेले काम नहीं चल रहा। अब अगर आप बनाओगे तो और भी बच्चे सोचेंगे कि अच्छा हाँ यार, हो सकता है कि मुझे भी ये वाला पॉइंट थोड़ा कम क्लियर हो। कुछ बच्चे नहीं निकाल पाते हैं, सबको मदद मिलेगी और सब क्या करोगे, फिर एक दूसरे की मदद, कंटेंट निकालोगे, भेजोगे, मैं उसको रीचेक करवाऊंगा अपनी टीम से, और मैक्सिमम मैं खुद देने की कोशिश करूंगा, मैक्सिमम मैं खुद देने की कोशिश करूंगा। और इसमें जो SK लाइव और रोब के बच्चे हैं वो भी आए हुए हैं। आप सब भी अपने ग्रुप में, अगर आप मेन ग्रुप में हैं तो कोई बात नहीं, जितने हमारे हैं वहां पर भी अगर आप पूछेंगे तो वादा करते हैं बिना कोई पैसा, मैं बार बार कह रहा हूं, फ्री आपको भी वो दिया जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने मुझे कभी फॉलो किया है और मेरे साथ जुड़े हैं, तो हम रिजल्ट नहीं कर पा रहे, मुझे अपने सर पे ही सबसे बड़ा बोझ लग रहा है, बहुत बड़ा बोझ लग रहा है ना, कि भाई ऐसा क्या किया जाए। ऐसी एक अंदर की ना तड़प है। और तड़प क्या है? कभी कहता हूं क्या कि एडमिशन ले लो? ऐसा तो मैं कभी नहीं कहता हूं ना। सोचिए आप, बस उतना ही कि भाई हाँ हमारे यहां भी क्लासेस चलती है, दैट्स इट। तड़प दिखा करके, समस्या दिखा कर अगर मैंने कहा कि आओ हम ही पास कराएंगे, ऐसा तो कभी मैंने नहीं कहा। क्या कोई ऐड यहां लगा है? ये तड़प जेन्युइन है, इसलिए मैं ये बात आपको मतलब आपके सामने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं कि ये तड़प जेन्युइन है। यार मैं अच्छा हूं, मैं हार्ड वर्क करता हूं, मैं बहुत इनोवेटिव हूं, किसी भी विषय को बच्चे जैसे चाहे वैसे पूछे, तुरंत नए नए पैटर्न उसको डेवलप कर सकता हूं। दिमाग की बैंड बजी हुई है कि आखिर क्या करूं। ये जब से मार्कशीट है 55 नंबर, मतलब 56 मार्क्स, 60 मार्क्स, 62 मार्क्स, अरे बाप रे बाप, हर बच्चा सीसेट में फेल है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है आप में से, लिखो, जो सीसेट में फेल ना, चलो लिखो, यहीं यहीं लिखो, यहीं एक भी बच्चा ऐसा नहीं जो सीसेट में फेल ना। और क्या आप सीसेट में मुझे ही पढ़ने, दुनिया में आप सबको पढ़ रहे? मैंने हमेशा कहा आप सब, जब से मैं अनअकैडमी में था, क्या मैंने हमेशा नहीं कहा कि मैथ और रीजनिंग अभिनय सर और राकेश यादव सर को आप लोग जरूर फॉलो कीजिए? उस समय जब मैं अनअकैडमी में पीक पे था, आप मुझे बताएं, कमेंट करें, क्या मैं कहता था कि नहीं कि यार उन लोगों की जो स्टाइल है, और सारे चैप्टर भी मैंने नहीं कहा, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, यानी जो सिंपल मैथ है, यानी आप उनको भी पढ़ रहे हो, आप सब एक तरफ से एस करके लिख रहे हो, आप हमारे यहां भी क्लास चल रही, उनको भी पढ़ रहे, आप और भी अपने टीचर्स को फॉलो कर रहे हो, उसके बाद भी सब फेल हो सी सेट में। कल को आप में से कोई एक रिजल्ट खड़ा हो जाएगा, मैं यहां उसको खड़ा कर लूंगा अपने पास में, वाह मेरे बच्चे, और आप भी लिखेंगे गुरु जी आप ग्रेट है, हमारा भी निकलेगा। का ग्रेट है? आप चिंतन कीजिए, सब रिपीट रिजल्ट हैं। सोचिए, और जबकि पूरा जुगाड़ चल रहा है। अभी आप देखो, इस साल भी टॉप रैंकर्स हैं दो, उन्होंने जो है फेक EWS सर्टिफिकेट बनवाया, पीछे और भी IS थे। तो आप समझ सकते हो कि जब ये तो अब खुलने लगा ना, अब तो सोशल मीडिया वगैरह पर लोग आए हैं, तब जाकर के चीजें, यानी पहले कितना होता होगा, इंटरव्यू में कितना होता होगा, आप स्वयं चिंतन कीजिए।
अभी तो आईएएस के बारे में खुला ही नहीं ना, अब तो खुलना स्टार्ट हुआ है, नहीं तो अभी तक यूपीएससी के बारे में कुछ खुलता ही नहीं था। इंटरव्यू में क्या वहां नहीं सेटिंग हो सकती? क्या स्टेट में हो सकती है तो वहां नहीं हो सकती है? मैं नहीं कह रहा हूं कि सब में होगी, लेकिन कुछ में तो हो ही सकती है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आप सबको ऐसा सोचना है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, अगर कर रहे हैं गुरु, तो फिर आपको भीड़ से अलग यहां आकर के खड़े हो जाना है। क्या करना है? भीड़ से बिल्कुल अलग, जैसे मैं हूं। आप ट्रस्ट करो बेटा, मैं समझा नहीं सकता हूं मैंने क्यों ये रास्ता अकेले का चुना। और ऐसा नहीं, कई बारी मुझे ऐसा लगा कि मैं ह्यूमिलिएट भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी ये रास्ता इसीलिए चुना कि इस रास्ते में मुझे रिजल्ट दिख रहा है और किसी रास्ते में रिजल्ट नहीं दिख रहा। वही एक दो आएगा, उसको सब मैनेज करेंगे। ये मेरा है, ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा रिजल्ट। और वो भी वो बच्चे जो आईआईटीएन, आईआईएम, पीएम, मतलब जिनका एजुकेशनल को शुरू से हम लोग बात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर उनका मजबूत है, दैट्स इट। और कुछ बच्चे जो रिजर्वेशन पे, लोअर रैंक, तो आप मैक्सिमम उन्हीं को देखेंगे। तो जरा समझिए मैं जो कहना चाह रहा हूं, अब आपको अलग होना है, एग्जाम मैकेनिक्स पे काम करना है। और एग्जाम मैकेनिक्स में मैंने पहला पॉइंट आपको बोला, यानी नॉलेज गैप में आप आज एसेस करेंगे 6 के 6 सब्जेक्ट में क्या आप कहां खड़े हैं। नहीं ऐसे पिन लेकर के कि लिख लो कैसे करना है। पार्लियामेंट्री कमेटीज, जैसे पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसमें से पार्लियामेंट्री कमेटी मेरा ठीक है, इसमें इसमें ये मेरा ठीक है, इसमें ये मेरा ठीक, ये नहीं ठीक है। ऐसे अगर ये नहीं किए, भले 2 दिन इसमें जाएगा, अगर आपने एग्जाम मैकेनिक्स को डेवलप नहीं किया, फिर आप पूरा वही पढ़ के जाएंगे और एग्जाम में धाराशायी होकर के आएंगे, क्योंकि अब पूरा पढ़ने और रिवाइज करने का समय नहीं। मैं भी आपकी मदद करूंगा, लेकिन आपको भी मेरी मदद करनी होगी। जैसे इकोनॉमिक्स में डेली टर्मिनोलॉजी दे रहा हूं, चैप्टर 5 और 6 की भी दे चुका हूं, आज उसका लेक्चर भी है। तो जैसे इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी, ऐसे ही हम और आप मिल करके टर्मिनोलॉजी अब देंगे हर एक ग्रुप में, क्लास में। चूंकि क्लास में समय खींचता है बेटा, ये जितनी बात मैं बता रहा हूं, मैं चाहता तो व्हाट्सएप पे गूगल मीट करके 10 मिनट बता सकता, जो बताने मुझे 1.5 घंटा लगेगा। यहां पर क्लास में टाइम लगता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 से लास्ट तक जो भी आपने पढ़ा है, पहले तो जो पढ़ा, जो नहीं पढ़ा उसको छोड़ दीजिए। अभी जो नहीं पढ़ा उस पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो आपने छोड़ दिया, सर मेरा मिडवल छूटा, छोड़ो भैया, अभी फिलहाल के लिए, अभी बहुत टाइम हमारे पास, टाइम की कमी नहीं है। बहुत पहले से 1 साल से प्रीलिम्स की क्लास चल रही है, लेकिन मेरा फेफड़ा और दिल दोनों एकदम से, क्या ही मैं बोलूं, बहुत परेशान है। जब आपके मार्कशीट मैंने देखी कि अरे दद्दा रे दद्दा, तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जो 1 2 नंबर से रह रहा हो। तो सब 50 50 56 56, और सब सी सेट में फेल। चलो जीएस में पास भी हो जाते तो वो भी फेल है, जिसका 100 नंबर है जीएस में। ए टू जेड सब सी सेट में फेल। एक बच्चा, आप सब देखो सैकड़ों बच्चों क्लास में, एक भी कमेंट, वैसे तो कमेंट आ रहे हैं, एक भी कमेंट किसी ने कहा कि नहीं सर मैं सी सेट में पास हूं। सब बच्चा सी सेट में फेल। लिखो यही है एग्जाम मैकेनिक्स की, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कहां फंस रहे हो। एग्जाम मैकेनिक्स, हम दावा कर देंगे कि हम अच्छे हैं, सुनील मैं अपनी बात कर, लेकिन आपको उस दावे को ना एग्जामिन करना, यह भी एग्जाम मैकेनिक्स है। हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, फिर भी बच्चा क्यों पास नहीं हो पा रहा है। रवि सर बड़े ऑनेस्ट मुझसे हमेशा कह देते हैं बात, कहते हैं कि भैया हमको तो बड़ा डर लग रहा है। ये मैं समझेगा, पिछली बार भी कह दिए थे, पूछेगा हमको तो बड़ा डर लग रहा है कौनो, मतलब वो यही कहते थे कि शायद कोई पास कर पाए, ऐसा, क्योंकि वो पढ़ा रहे थे, उनको आइडिया है। तो इसका मतलब क्या है? पारखी मकवाना करी सर मेरा सी सेट में 70 है। चलो कम से कम तुमने अलग जगाई हुई है। पारखी मकवाना, चलो एक बच्चे ने लिख दिया
अनु यादव कह रही कि सर सीसेट में अब कॉम्प्रिहेंशन में अगर 27 क्वेश्चन आते हैं 23 से, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ कॉम्प्रिहेंशन, तो उसमें तो आप पकड़ ही रहे हो। उसमें एक बार सब लिखो, क्या कॉम्प्रिहेंशन में किसी को भी समस्या हो रही है? एक दो बच्चों को छोड़ करके कोई कह नहीं सकता। एक मिनट बताओ बेटा, क्या कॉम्प्रिहेंशन में समस्या है? लिखो, बोलो, कॉम्प्रिहेंशन समझ में आता है कि नहीं आता? राधिका कह रही इनका भी 85 है। ओ सीसेट में, चलो भाई, कम से कम 2 बच्चे हुए इसी बहाने। मयंक वर्मा कह रहे हैं कि इनका भी 86 है। चलो 3 बच्चे सीसेट में पास हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब एक तरफ से देखो, कॉम्प्रिहेंशन में कोई डाउट है तो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें तो मुझे पता है कि मैं डाउट होने नहीं दूंगा, लेकिन बाकी मैथ और रीजनिंग, ऐसा नहीं कि टीचर की कमी, कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा नहीं कि मेरी महानता है, क्योंकि आप सब लोग, कॉम्प्रिहेंशन काइंड ऑफ जीएस है यार। अगर कॉम्प्रिहेंशन को देखेंगे तो काइंड ऑफ जीएस है कि भाई इन्वायरमेंट का कोई टॉपिक है, आपसे पूछ लिया कि इसमें क्या कहा गया। एजम्पशन वाले क्वेश्चन में हल्का फुल्का दिक्कत होती है, बाकी वो कहता है कि इसमें सबसे अच्छा निष्कर्ष कौन सा है, ऑथर क्या कहना चाहता है। तो वो क्या है, कोई इकोनॉमी का टॉपिक है, कोई सोसाइटी का टॉपिक है, कोई इन्वायरमेंट का टॉपिक, कोई एग्रीकल्चर का टॉपिक है, कोई साइंस का टॉपिक है, एक आध दो कुछ फिलोसफिकल भी होते हैं। तो वो ऐसा नहीं कि उसमें कॉम्प्रिहेंशन में मेरी ही महारत है कि मैं ही विद्वान हूं, नहीं। वो थोड़ा सा आपका फ्रेंडली भी होता है, तो थोड़ा सा टेक्निक सिखा देता है कोई टीचर, तो आप निकाल ले जाते हैं। लेकिन जब आती है मैथ की बारी तो आपने कुछ समझा ही नहीं। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि राज मुझसे हमेशा कहता, राज की भी मार्कशीट आ गई है, राहुल की भी मार्कशीट अभी दिखा दूंगा, जो बच्चे इंटरव्यू फेस किए थे उनकी भी मार्कशीट आ गई, दिखा देता हूं अभी। मेरे बच्चों, वो हमेशा कहता है कि सीसेट क्यों नहीं फेल करता, क्योंकि वो पिछले 5 सालों के क्वेश्चन की ही केवल तैयारी करता है, पीवाईक्यू की। वही क्वेश्चन वो कहता है कि लैंग्वेज बदल करके, डेटा बदल करके रिपीट करते हैं। लेकिन आप तो मानेंगे नहीं, आपको तो बार बार क्लासेस चाहिए। कितनी बार बताया कि अपना सेफ जोन निकालो। नंबर सिस्टम से आ रहा है तो नंबर सिस्टम, एवरेज निकालो, ब्लड रिलेशन निकालो, सेलोलिज्म वगैरह निकालो। क्या मैंने 5-6 चैप्टर आप लोगों को दिए कि नहीं, जहां से क्वेश्चन 10 से 15 वहां से मिल गया, और लगभग 25 क्वेश्चन आपका कॉम्प्रिहेंशन से मिल गया। कुल 40 क्वेश्चन कम से कम आपके पास ऐसे हो गए जो आपको आते हैं। अब कॉम्प्रिहेंशन में आप गलती मत करिए, एक आध गलती हो जाए, 20 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन में सही कर दीजिए, और 10 क्वेश्चन बाकी का, जो 40 क्वेश्चन यानी 20 जो बच रहा है, 10 क्वेश्चन उसमें से कर लीजिए। 30 क्वेश्चन कटते कटाते 28-29 आपका रहेगा ही रहेगा। क्या हमने दिया नहीं? आप मुझे बताएं, क्या पिछले साल नहीं दिया गया? लेकिन क्योंकि हमारे अंदर का डर, हमारे अंदर का भय, हमारे अंदर का अब क्या होगा जिंदगी में, हमको लुटा के इनके, इनका भी देख ले, उनका भी देख ले, फिर और भी काम कर ले, खुद लड़े पड़े हैं। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैथ का आधा घंटा लगा रहे हैं। अरे बेटा, जिस क्वेश्चन को तुम्हें चाहे दूसरी बारी सॉल्व करो, एवरेज का या कोई भी कंपाउंडिंग का, अगर तुम्हें वो क्वेश्चन सॉल्व करने में आधा घंटा लगा, तो मान लीजिएगा कि वो क्वेश्चन तुम कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, तुम सीसेट की जो स्पीड चाहिए 80 क्वेश्चन को 2 घंटे में सॉल्व करने की, वो स्पीड तुम कभी अचीव नहीं कर पाओगे। तो अपना जोन ढूंढो कि कौन से ऐसे क्वेश्चन जो जल्दी से मुझसे हो जाते हैं। जल्दी इंदा मिलता है 10 मिनट, 12 मिनट, 7 मिनट, 15, मैक्सिमम 12 मिनट, 10 मिनट, 8 मिनट, फिर उन पे प्रैक्टिस करो, उनको 2 मिनट में लाओ, 3 मिनट में लाओ। क्या कभी आपने ये एग्जाम मैकेनिक्स सीसेट पे काम किया है? बोलिए, क्या आपने इस एग्जाम मैकेनिक्स पर काम किया है? क्या आपने निकाला कि एवरेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझसे 5 मिनट लगते हैं कि 7 मिनट लगते हैं? क्या आपने कभी निकाला कि ब्लड रिलेशन वाले पे मुझे 1 मिनट लगता है, सिलोजिज्म पे 5 मिनट लगता है? जो कुछ भी है, क्या निकाला? एक कॉम्प्रिहेंशन जो ऑलमोस्ट 1000 वर्ड का है, उसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है? जो अगर नहीं निकाला है तो सब इसको आज ये भी एग्जाम मैकेनिक्स लिखो, नॉलेज गैप में अब ये बात आ गई है, लिखो सीसेट। अब चलो इसको यही बता देता हूं, आगे बताता। सीसेट मैनेजमेंट बना लो, बना लो। अब आ गई है बात तो फिर दोबारा रिपीट करूंगा तो समझ आएगा। देखो, सीसेट मैनेजमेंट, टारगेट इन फर्स्ट राउंड 40 क्वेश्चन, 25 कॉम्प्रिहेंशन, इतना रहता ही रहता है, कभी 27-28 भी हो जाता है, लेकिन हम 25 लेते हैं, और 15 मैथ, जो आपका फेवरेट जोन है, जो मैंने दिया है आपको।
अब इनमें से सबसे पहले, यानी फर्स्ट राउंड में, बाकी आप और एक्स्ट्रा करिए, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आपको आज से क्या करना है, एग्जाम मैकेनिक्स में कि जो भी आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है जो आपके फेवरेट हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना समय लगता है, आज कितना लग रहा है, और फिर जब आप डेली उसकी प्रैक्टिस करते करते एकदम मज जा रहे हो, मंजे हुए खिलाड़ी होगे, तो कितना लग रहा है ये भी हम करेंगे। और कॉम्प्रिहेंशन के सेम जैसा मैंने बताया स्ट्रक्चर की कितना टाइम लग रहा है, इसको प्लीज बनाइए। इससे टाइम मैनेजमेंट भी होगा और आपका एक कॉन्फिडेंस बनेगा, और सबसे बड़ी बात है दिमाग भटकेगा नहीं, चूंकि आप लगातार अपने दिमाग को इन्वॉल्व किए हुए हो स्ट्रेटजी में। खैर, अब आते हैं ऑब्वियस फिर से नॉलेज गैप में मेरे प्यारे बच्चों, और मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या करना है। तो नॉलेज गैप क्लियर हो गया बेटा? कहीं से किसी बच्चे को कोई डाउट सकते हो? क्योंकि अगर हम चले जा रहे हैं, चले 2 दिन आपका खराब नहीं होगा, 3 दिन खराब, शायद आपको ये 3 दिन की मेहनत तीन आपको प्रीलिम्स में कभी फेल नहीं होने देगी, क्योंकि आपने काम कर लिया है कि जो पढ़ा है वहां कमांड है कि नहीं, वहां पर टेस्ट मैंने सॉल्व किया कि नहीं, पता चला कि जो पढ़ा है, जो हमारा हो चुका है मार्च 12 तक, हम उस पर कमांड लेने के बजाय आप डर के मारे नई नई चीजों पर कमांड लेने की कोशिश कर रहे। गलत स्ट्रेटजी। अरे भैया, जो अपना हो चुका है पहले उसको और अपना बना लो, और जब कॉन्फिडेंस लवरेज हो जाए, 3 से 4 ही दिन तो लगेगा, उसके बाद फिर जो बचा हुआ है तो कितना मजा आएगा आपको कि यार साई ऑफ रिलीफ की भैया पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, या जो भी इन्वायरमेंट में से मेरा ये एकदम तैयार है, 2 टॉपिक रह गए हैं, 2 टॉपिक कहां से करूं? ज्योग्राफी में बच रहे हैं, आदित्य सर की मदद लेता हूँ, हिस्ट्री में बच रहे हैं, सुनील सर की मदद लेता हूँ, इकोनॉमिक्स में तो सर ने कुछ बचने नहीं दिया, फिर भी मुझे इसमें डाउट है, फिर सर से पूछूंगा, फिर मजा आएगा। तब आप लिखिए ग्रुप में कि सर मुझे ये चाहिए, कौन मना करने वाला आपको? श्रुति शुक्ला, सर मैं आज फर्स्ट डे आपकी क्लास अटेंड कर रही हूँ, आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। श्रुति, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट बच्चे, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, लेकिन आपको भी इन्हीं चीजों का 100% ध्यान रखना है, और फर्स्ट अटेम्प्ट है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। और अगर आज के सेशन को जब भी आपका मन इधर उधर हो, बस इसी सेशन को थोड़ा स्पीड मोड पे लगा के 2-3 बार देख लीजिएगा, ये यूट्यूब पर भी डाल दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि फिर आपको कुछ इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि हम काम ही कर रहे हैं एग्जाम मैकेनिक्स पे। कंटेंट के लिए कहीं भी जाओ, लेकिन एग्जाम मैकेनिक्स वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब आता है कॉन्सेप्ट गैप मेरे प्यारे बच्चों। आ रहा हूं बच्चे, श्रुति अब आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, आ रहा हूं 16 तारीख से यूट्यूब पर धुआंधार वापसी, मतलब एकदम से, अब ये नहीं कि एकदम तगड़ी वाली। तो कॉन्सेप्ट गैप मेरे बच्चों, दूसरी चीज आपके सामने आती है। कॉन्सेप्ट का मतलब, कॉन्सेप्ट गैप का मतलब क्या है? पढ़ तो लिया है, पढ़ा है, लेकिन समझ नहीं आया है। ये भी आपको लिखिएगा, अभी अपने जितने भी चैप्टर आप निकालेंगे ना हर एक सब्जेक्ट में, तो वहां ये भी लिखिएगा कि पढ़ा तो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा तो है, लेकिन समझ नहीं आया। बैंकिंग सिस्टम पढ़ा तो है, सीआरआर एसएलआर पर, एनडीटीएल क्या है, समझ नहीं आया। तो समझ नहीं आया, जरा शब्द को पकड़िएगा, ये इसको ऐसे मत लीजिएगा यार समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, इसको अपनी शरीर के डीएनए तक जरा लेकर के जाओ। आपको ये दवा तो है नहीं कि टारगेट में वहीं डिलीवरी कर दूं, आपको खुद ले जाना होगा, जरा लेके जाइए अंदर। समझने का मतलब समझते हो? पढ़ा है, समझ का मतलब होता है कि क्लियरिटी नहीं है। सीआरआर क्या है ये पता है, बैंकिंग टूल है, क्वांटिटेटिव टूल है, भी पता है, बट क्लियरिटी नहीं है। मतलब कि यार अगर पूछ लिया सीआरआर बढ़ा देगा, सॉरी सीआरआर बढ़ा देगा तो क्या होगा, घटा देगा तो क्या होगा, ये लिक्विडिटी के साथ ये सीआरआर का क्या रिलेशन है, समझ नहीं पाया। एक और टर्म आया था एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, पता नहीं सर बताए थे कि आरबीआई कुछ लिक्विडिटी लिक्विडिटी मैनेजमेंट करता है इसके द्वारा, और इसमें ये सीआरआर भी है, इसको बोलते हैं पढ़ा तो है पर समझ नहीं है, और यही है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी गैप, जैसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट गैप। अब इसके नुकसान क्या, लिखिएगा, अगर ये है तो लिखो इसके नुकसान क्या है, इसके कॉन्स क्या है, लिखो बेटा इसके कॉन्स हैं।
स्टेटमेंट एनालिसिस में गलती, स्टेटमेंट एनालिसिस में गलती होगी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4। तो आपको स्टेटमेंट एनालिसिस में जबरदस्त गलती होने वाली है। या स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 आ गया, कौन किसकी व्याख्या करता है, एक्सप्लेन करता है, तो फिर तो और भी बाउंसर जाएगा। लिख लीजिएगा। तो अगर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं है तो स्टेटमेंट एनालिसिस में गलती है। अब एग्जाम मैकेनिक्स आपको समझ में आया आज के सेशन का नाम क्यों रखा गया है? जैसे यूपीएससी ने आपसे पूछा था कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊं, तो यूपीएससी ने आपसे क्या पूछा? यूपीएससी ने आपसे पूछा था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। क्वेश्चन आया था ना कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के स्ट्रक्चर पर, कि पहला कि इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, इसके इतने मेंबर होते हैं, सो ऑन सो ऑन, ऐसा आया था ना। यही है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज करेक्ट। तो उसमें था ना, इट इज चेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, इट डिसाइड्स द रेपो रेट, इट हैज 6 मेंबर्स, 3 आया स्टेटमेंट। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एमपीसी आरबीआई से जुड़ी है, तो क्या वो वित्त मंत्री वाला सही मारेगा? अगर स्टूडेंट को, यानी आपको पता है कि एमपीसी आरबीआई से जुड़ा है, तो क्या आप मारेंगे? आप कहेंगे नहीं सर, हम नहीं मारेंगे। और अगर पूरा बैंकिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, द रोल ऑफ आरबीआई नहीं पता है, द रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं पता है, दोनों के रोल में जो सेपरेशन है वो नहीं पता है, तो फिर कंफ्यूज होकर के आप ऐसे जनरल क्वेश्चंस भी गलत करके आएंगे, जो शायद जो पास करने वाले 10% है, उनके तो कतई ना गलत होने वाले। तो आज एग्जाम मैकेनिक्स में आपको यही अपने आप को रखना है कि आप 90% पे रहना चाहते हैं या 10% में आना चाहते हैं। आज ये चार्ट आपके टेबल पे लगना चाहिए। एग्जाम मैकेनिक्स 90% फेल, 10% पास। तो 10% जो पास है वो क्यों पास है? बिकॉज नॉलेज गैप नहीं है, कॉन्सेप्ट गैप नहीं है। आई होप आप समझ गए। इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट गैप। और क्या करना है कॉन्सेप्ट गैप के लिए? उन्हीं चैप्टर में जिसपे नॉलेज चेक करेंगे, क्या मुझे इंडस वैली में ये चीज पता है, वहीं पर कॉन्सेप्ट भी लिखेंगे, यार पता तो, लेकिन थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूं, फैक्ट तो आ रहा, लेकिन इसके पीछे की राम कहानी नहीं पता, कॉन्सेप्ट उसी। तो आपको एक ही बार में तीनों चीजें आ जाएंगी, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात है डिसीजन गैप, बड़ा मजेदार है भैया ये डिसीजन गैप मेरे बच्चे, बहुत मजेदार चीज है। लिख लीजिए, सबसे खतरनाक गलती, लिखो 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 लिखो, सबसे खतरनाक गलती डिसीजन गैप। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये यूपीएससी प्रीलिम्स की सबसे बिग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लिखो भैया थोड़ा, और मैं एग्जेगरेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, ये यूपीएससी प्रीलिम्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप सबके कमेंट भी मैं देख पा रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मींस लिखिएगा, आपको अपने नाम के आगे लिखिए मोनिका, अपने नाम के लिखिए सुष्मिता कुमारी, अपने नाम के लिखिए श्रुति शुक्ला, लिखिए आपको, यानी अपना अपना नाम लिखिए। आपको यानी श्रुति शुक्ला को आंसर आता है, लेकिन डिसीजन गलत ले लेता है। लिखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो। यानी स्टूडेंट्स, यानी आपको आंसर आता है, लेकिन आप टिक मारते समय सिली मिस्टेक नहीं, यानी आप जब फाइनलाइज करते हैं कि अब इसी को चुनूंगा ए बी में, वहां पर आप गलत कर देते हैं, यानी डिसीजन गलत, अंडरलाइन का, डिसीजन गलत ले लेते। अब ये डिसीजन गलत लेता है, जरा समझिएगा, इसको समझाने के लिए आप लिखिए सिचुएशन 1,
लिखिएगा सिचुएशन वन। इसकी भी कई सिचुएशंस मैंने बनाई है कि आप कब कब किस परिस्थिति में गलत डिसीजन लेते हैं। लिखिएगा सिचुएशन वन। स्टूडेंट को यानी आपको आंसर पता है, लेकिन आप अटेम्प्ट नहीं करते, वह अटेम्प्ट यानी स्टूडेंट अटेम्प्ट नहीं करता। सिचुएशन वन एग्जाम्पल, आप सोचते हैं या स्टूडेंट सोचता है, परहैप्स डाउट अपने ऊपर, शायद गलत हो जाएगा, शायद गलत हो जाएगा, छोड़ देता हूं। लिखो इसको, शायद गलत हो जाएगा, छोड़ देता हूं, अंडरलाइन करो इसको। यह है सिचुएशन वन। और रिजल्ट लिखो, सिचुएशन वन का रिजल्ट पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, 2 अंक आपने गवा दिए। लिखिए रिजल्ट 2 मार्क्स लॉस्ट। मेरे बच्चे, डिसीजन लेना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और आप अपने आप को, जैसे अभी खिलाड़ी वर्ल्ड कप जीते हैं, एकदम उनको क्या ही क्या सम्मान मिल रहा। आप सब जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ट्रस्ट करिएगा, या किसी भी इंडिविजुअल एग्जाम के, आप भी उतने ही बड़े खिलाड़ी हैं, कोई समझता नहीं। और इनफैक्ट उनसे बड़े हैं। कैसे यार? उसमें क्या है कि अगर कोई आउट हो गया तो 5-6 और हैं, या एक बॉलर अच्छा नहीं कर पाया, 2-3 बॉलर और है, यानी वहां बैकअप है। वर्ल्ड कप जीतने के लिए बैकअप है। यहां तो कोई बैकअप नहीं, आप फेल तो आप फेल। इसलिए ये वर्ल्ड कप जीतने से भी टफेस्ट एग्जाम है। यूपीएससी नहीं, कोई सा भी एग्जाम, क्योंकि इसमें आपको स्वयं लड़ना है, टीम आपके लिए नहीं लड़ेगी। इसीलिए तो महात्मा बुद्ध ने ना जाने पहले कह दिया, अप दीपो भवा, स्वयं में दीपक बनो। कि यहां टीम आपके लिए लड़ने नहीं आ रही, आपको अकेले लड़ना है। तो डिसीजन, अब ये जो पॉइंट है पहला वाला, इसमें भी आपको अपना असेसमेंट करना है अभी, कि जो भी आगे अब आप टेस्ट देंगे, पहले तो पीछे का सोच लीजिएगा कि क्या आपको ये चीजें रही हैं आपके अंदर, सिचुएशन वन रही है कि नहीं रही। तो इसको आप पहले एक अपना आंख बंद करके लेक्चर के बाद सोचिएगा। सेकंड पॉइंट, अब जो आगे का टेस्ट देंगे, यही सिचुएशन आपको देखना है कि कितने प्रश्न में मैं इस सिचुएशन में था। तो जब इस सिचुएशन में धीरे धीरे आपको लगेगा कि यार, कहीं मैं हर एक दिन जो पेपर दे रहा हूं, 1-2 क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन आ रही है, तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कि यार इसका मतलब कि जो मैं पहली बार में सोचता हूं वो ऑलमोस्ट सही होता है, या जो मैं पहली बार में सोचता हूं ऑलमोस्ट गलत होता है, जब मैं थोड़ा और दिमाग लगाता हूं तो सही होता है। आपकी अपनी चॉइस है। हालांकि साइकोलॉजिकली जो फर्स्ट थिंग स्ट्राइक करती है क्वेश्चन आंसर में, वो सही माना जाता है। तो पहला सिचुएशन ये है। तो ये मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं सिचुएशन वन, आप इसको, यही है एग्जाम मैकेनिक्स। अब आते हैं दूसरा सिचुएशन। लिखिएगा सिचुएशन 2 मेरे बच्चे। ये यही है डिसीजन गैप का दूसरा। आप यानी स्टूडेंट्स पूरी तरह गेस कर देते हैं, ले गुरु ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ठीक है, यानी पूरी तरह गेस कर देना। एग्जाम्पल, क्वेश्चन नहीं आता फिर भी मार्क कर दिया, क्वेश्चन नहीं आता फिर भी मार्क कर देना। रिजल्ट 50-50 है ना, रिजल्ट 50-50। मैं नहीं कह रहा हूं कि गलती हो जाएगा, बट अगर इफ रॉन्ग तो -0.66 गया कि नहीं गया, यानी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। तो ये होती है दूसरी सिचुएशन। आप कितना करते हैं इस प्रकार का गेस, इसका भी ट्रैक रिकॉर्ड बनाइएगा, तब 24 मई को जाइएगा। और एक दिन में ट्रैक रिकॉर्ड नहीं बना, आगे जितना भी टेस्ट देंगे सब में यही ट्रैक रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। जो पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे उसमें भी यही ट्रैक रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। अब आता है सिचुएशन 3 मेरे बच्चे। क्या आता है? सिचुएशन 3 डिसीजन गैप। लिखिएगा ओवर अटेम्प्ट। क्या है? ओवर अटेम्प्ट। औकात से ज्यादा खाना खा लेने के बाद फिर ठीक है, तो वही है, औकात से ज्यादा लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट या रसगुल्ला, मिठाई, टिकिया,
कुछ भी खा लेना, औकात से ज्यादा, ओवर अटेम्प्ट। फॉर एग्जाम्पल, औकात से ज्यादा 90 लिखो, 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना। अब यहां से जो सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, वो आ रहा है मेरे बच्चे। अब जो सबसे मस्त वाली चीज आ रही है ना, ये सब तो मैंने बता दिया, नॉलेज वॉलेज अभी इसको भी, ठीक है, अटेम्प्ट एक्यूरेसी। अब बच्चे, जो तीसरा शब्द आ रहा है, जो मैंने आपको बोला था कि यही अभी जो मैंने बोला कि भाई आप 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं, औकात से ज्यादा, लेकिन एक्यूरेसी गिर जाती है। क्या गिर जाती? एक्यूरेसी गिर जाती है, लिखिएगा, एक्यूरेसी गिर जाती है। अभी बस उसी चार्ट पे आ रहा हूं, मेरा सबसे फेवरेट पार्ट आने वाला। एक्यूरेसी गिर जाती है, तो आपके करेक्ट ठीक ठीक होते हैं, यानी 95 आपने अटेम्प्ट किया तो 50 आपके सही हो गए और 40 आपका गलत हो गया। तो नेगेटिव बढ़ने के कारण फाइनल स्कोर गिर जाता है कि नहीं? लिखिएगा, फाइनल स्कोर बहुत डाउन चला जाता है, बहुत ही ज्यादा डाउन। यानी 55 जो आपने सही किया, 100% किसी भी कैटेगरी के हैं, प्रीलिम्स से आप 5 7 8 क्वेश्चन ऊपर है, 10 क्वेश्चन, लेकिन 40 में खा गया आपका कितना? लगभग 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन निकाल दीजिए तो आप बाहर हो गए इस एग्जाम से। ठीक है, तो ये होता है तीसरा, यानी डिसीजन गैप। ठीक है, अब मैं डिसीजन गैप का रियल इफेक्ट आपको यहां पर समझाऊंगा मेरे प्यारे बच्चे, और हालांकि बता भी दिया, नेगेटिव वाला मैंने आपको बता दिया। तो लिखिएगा यहां पर डिसीजन गैप, यहां पर लिखिएगा नोट करके, कंट्रोल्ड अटेम्प्ट करना है, कंट्रोल्ड अटेम्प्ट। कंट्रोल्ड का मतलब ना बहुत कम करना है, 80 से कम तो करना ही नहीं, याद रखिएगा, और 90 के पार तब जाना है जब आप क्लियर हो, नहीं तो 80 से 90 के बीच में आपको रहना है। लिख लीजिए, देखा आज आज की क्लास में कम से कम पहली चीज तो आपके दिमाग में आ गई कि 80 से 90। अब यहां से हम लोग, यानी दूसरी चीज आप समझ गए, जो मैंने मार्कशीट को डिकोड किया, अगर आप समझ गए तो अब हम लोग आते हैं तीसरी चीज पे, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, ऐसा मैंने आपसे कहा है। ठीक है, ठीक है, यानी आपके सामने एक ट्रायंगल मैंने बनाया है, और सबसे ऊपर, जैसे इंडियन डेमोक्रेसी में जुडिशरी सबसे ऊपर है, बिकॉज तीनों शक्तियां इक्वली संविधान में महत्वपूर्ण है, लेकिन जुडिशरी सबसे ऊपर इसलिए हो जाती है क्योंकि वो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी संविधान के अनुसार अगर कानून नहीं बना, संविधान के अनुसार अगर सरकार नहीं चल रही, तो वो दोनों के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। तो उसी के बेस पर मैंने बनाया कि भाई सबसे ऊपर तो आपकी प्रिपरेशन में होगा, वो होगा नॉलेज, यानी ज्ञान। और इसके लिए मैंने कुछ बातें आपको बताई कि भाई नॉलेज गैप नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट गैप नहीं होना चाहिए, और डिसीजन गैप नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपको नॉलेज भी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो डिसीजन में गैप नहीं होना चाहिए। बट हम इन सब विषयों पर विचार नहीं करते, केवल हम किताब खोले और पढ़ाई करते रहते। तो ये तो ऑब्वियस है, सबसे ऊपर का पिलर है, इस पे हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब हम आपको एक मैथमेटिकल ट्रुथ बताने जा रहे हैं, मैथमेटिकल ट्रुथ, और ये आपको कॉपी में लिखना है, अटेम्प्ट एंड एक्यूरेसी का रेशियो, अटेम्प्ट एंड एक्यूरेसी का रेशियो। तो मैथमेटिकल ट्रुथ क्या है मेरे प्यारे बच्चों की? अगर आप यूपीएससी में प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं, लिखिएगा मैथमेटिकल ट्रुथ
क्या है कि यूपीएससी प्रीलिम्स अगर आप निकालना चाहते हैं, यानी मैं ऊपर की तरफ कर दे रहा हूं, सक्सेस अगर आप चाहते हैं यानी रिजल्ट चाहते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं, तो उसको 3 चीजें तय करती। वो 3 चीजों से डिसाइड होता है, और वो एक होता है अटेम्प्ट जो यहां लिखा हुआ है, दूसरा होता है एक्यूरेसी जो यहां लिखा हुआ है, यानी यहां पर स्क्रीन पर, ठीक है, और तीसरी होती है नेगेटिव मार्किंग। इसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। तो यही है मैथमेटिकल ट्रुथ। क्लियर हो गया? अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो है अटेम्प्ट और एक्यूरेसी का रेशियो। लेकिन इसके पहले अटेम्प्ट और एक्यूरेसी के रेशियो पर मैं जाऊं, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। एक बार आप ऐसा बता सकते हैं कि आप सबने कोई ऐसा डेटा निकाला हो जिसमें आपने अपनी एक्यूरेसी को चेक किया हो? यानी अगर आपने 60 क्वेश्चन किया तो कितने परसेंट क्वेश्चन सही हुए होंगे, या 80% किया यानी 80 क्वेश्चन किए तो कितने सही हुए होंगे? ऐसा कभी आपने निकालने की कोशिश की? कभी किसी ने निकाला? अगर आप निकाले होंगे तो बहुत तेजी से अभी इस एनालिसिस से कनेक्ट हो जाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन ये टेक्निकलिटी इसके बगैर आप फिर वही ढाक के 3 पात, मुझे पता है ना वही होने वाला। निकाला, कीर्ति पटेल गिरी, हाँ सर निकाला, चलिए अच्छी बात है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अटेम्प्ट एंड एक्यूरेसी अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से क्या है। अटेम्प्ट और एक्यूरेसी का रेशियो मैंने एक बनाया है, मुझे लगता है एक मैंने कॉमन लिया है कि 65% एक्यूरेसी हमारी होती है। अब इससे ऊपर मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि इससे ऊपर यूपीएससी का रिजल्ट ही नहीं है, क्योंकि आप देखोगे तो 50 क्वेश्चन से कम पर जनरल कैटेगरी का प्रीलिम्स हो रहा है। मैं जो बातें कह रहा हूं जरा ध्यान से देखिएगा। अब यहां आते हैं, एक बार इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है इस लेक्चर का, अगर इसको आप समझ गए तो फिर मजा आ जाए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि अटेम्प्ट और एक्यूरेसी रेशियो, कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं और कितना सटीक हमारा उसमें से सही हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो मैंने, अब आप यहां पर देखिए जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कितना जा रहा है, कितने क्वेश्चन आपको करने हैं आप देख सकते हैं। यानी अगर मैं 47 क्वेश्चन ले लूं तो ठीक है ना, लगभग एकदम आसानी से क्लियर है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस अगर मैं 45 पकड़ लूं एकदम से क्लियर चल रहा है। ओबीसी अगर मैं 47 पकड़ लूं तो क्लियर चल रहा है। एससी का अगर मैं 43 पकड़ लूं तो बिल्कुल क्लियर चल रहा है। एससी भी ऑब्वियस है, अगर मैं 42 पकड़ लूं तो बिल्कुल क्लियर चल रहा है। क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और सेम इसी प्रकार से आप यहां पर भी निकाल सकते हैं। तो जरा आप चिंतन कीजिए बच्चे कि हमारे क्वेश्चन कितने, 47। तो मैंने जब ये सब देखा तो एक आइडिया लगाया कि अगर कोई टॉपर होगा, यानी जो बहुत मतलब जो सेलेक्ट हुए बच्चे जिनका प्रीलिम्स पे निकला है, तो एक ऑन एन एवरेज जो मैंने निकाला है वो ये निकाला इसके बिहाफ पर कि 65%। अब मैंने माना, जैसे मैथ में आप कुछ भी निकालते हैं ना कि माना 5 केले का मूल्य 100 रुपया, तो मैंने माना, क्या माना मैंने ये चीज मानी कि 65% एक्यूरेसी होती है। यानी अगर हम 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अमूमन ऐसा होता है कि 65% हमारे सही हो जाते हैं। 100% मतलब 65% मैंने एक अप्रोक्स निकाला, और इतना एज अ टीचर मैं मानता हूं किसी भी बच्चे का सही होना चाहिए। ठीक है, अब इसी को जरा आप थोड़ा सा और साइंटिफिक ढंग से समझिएगा, कट ऑफ अगर आपने देख लिया है तो। अब मैं इसको यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, और कोई भी बारीकी से देखिएगा, उम्मीद है कि कोई त्रुटि नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप सब हमारे साथ, हम सब मिल करके एक टीम के रूप में काम करें। एकदम बारीक निगाह इस पर रखिए आप सब लोग, ठीक है। तो जो ये हमने जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का जो भी कट ऑफ देखा प्रीलिम्स का,
तो उससे आ रहा है कि आपको सभी कैटेगरी के साथ कि 85 से 95 मार्क्स अगर आपके हैं कैटेगरी में, यानी 85 से 95 के लिए हमें लड़ाई करनी है, तो प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा। ठीक है ना? अब इसी के बेस पर मैंने बनाया है अटेम्प्ट वर्सेस एक्यूरेसी। ये आप अपने ढंग से भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करें, तो आप कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं, एक्यूरेसी क्या जा रही है, जो मैंने 100 टेस्ट जीएस के और 40 सीसेट के कहे हैं, उसमें आपकी कितनी एक्यूरेसी जा रही है, ये आपको निकालना है। और बेटा अब तो आपको और भी लग गया होगा कि वो 100 टेस्ट और 40 टेस्ट आपके पास कोई चॉइस अब बची नहीं है। पढ़ने से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करो, टेम्परामेंट और फिर रिवाइज करो, यही आपको करना है। तो मान लीजिए कि आपने कंडीशन 1, यहां मैं लिख देता हूं कंडीशन 1 या स्टूडेंट 1, कुछ भी लिख लीजिए। अगर आपने अटेम्प्ट किया 80 क्वेश्चन, एक्यूरेसी जाती है 65%, तो ध्यान से देखिए करेक्ट कितना होगा, करेक्ट होगा 52, और रॉन्ग कितना हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा 28। ठीक है, अब आप देखें तो आपके मार्क्स कितने आ गए, 52 को इंटू 2 से कर दो, चूंकि एक क्वेश्चन 2 का होता है, तो आपको हो गया 104 मार्क्स, और नेगेटिव 82 इंटू 0.66 तो हो गया 18 पॉइंट समथिंग समथिंग। तब एक, ठीक है ना, अब 104 में से 18 अगर आप निकाल देंगे, यानी फाइनल स्कोर क्या होगा, फाइनल स्कोर आपका हो जाएगा 85 समथिंग। तो ये जो 85 है, ये वापस आते हैं बेटा, 85 पकड़े रहना डेटा एक्यूरेसी। अब ये किस कास्ट के लिए सेफ है, तो वो आप देखेंगे एससी एसटी के लिए सेफ है। तो जितने भी एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं वो क्या करेंगे, अब इस पैटर्न, मतलब यही कि आपको 80 क्वेश्चन से कम अटेम्प्ट नहीं करना है। मजा आया साइंटिफिक, क्योंकि 65% से ज्यादा यूपीएससी में सही, अब अगर मैं कह दूं 70 होगा, 80 नहीं होगा, ये मेरा अपना स्पष्ट मानना है। 65 भी मैं ठीक ठीक परसेंटेज ले रहा हूं, बट ये साइंटिफिक मैंने निकाला, इसको आप ये मत समझिए मैंने रैंडम पकड़ा है। 65 मैंने लिया है, चाहे मेंस हो प्रीलिम्स हो, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 20 सालों का अपने एक्सपीरियंस से मैंने जो निकाला अपने स्कोर से, ठीक है ना, जो टॉप का स्कोर करते हैं कुछ बच्चे, उनका सबका निकाल करके, तो 65% ऑन एन एवरेज मैंने निकाला। तो आज इस क्लास से पहला आया एससी एसटी बच्चों का, कि अगर आप 80 क्वेश्चन करते हैं और 65% एक्यूरेसी आपकी है, तो आप प्रीलिम्स पास कर जाएंगे। अब 65% से ऊपर एक्यूरेसी आप लाइए, 78 कर दीजिए, 68 कर दीजिए, 69 कर दीजिए, देन आप और सिक्योर महसूस कीजिए। तो पहला फंडा मैंने आप लोगों को यह सिखाया, यानी बच्चों डेटा एक्यूरेसी का। ठीक है, तो मैंने पहली स्थिति दी है कि 80 क्वेश्चन में से अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, 65 एक्यूरेट करते हैं, तो करेक्ट 52, रॉन्ग, और फिर उसको निकाल करके फाइनल स्कोर 85 आता है। तो एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऑब्वियस। और जो बाकी फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं, वो तो अगर इतना कर लेते हैं तो फिर शानदार, और उनको इतने के लिए अटेम्प्ट भी करना चाहिए। मजा आया? तो ये एससी एसटी के लिए सेफ है, लेकिन और कैटेगरीज के लिए ये बॉर्डर लाइन का खेल हो जाता है। अब कंडीशन नंबर 2 पे आते हैं, कंडीशन नंबर 2 पे आते हैं, और इसमें करते हैं अटेम्प्ट। हम क्या पढ़ रहे हैं, अटेम्प्ट वर्सेस एक्यूरेसी, या अटेम्प्ट और एक्यूरेसी का रेशियो, और उसके बाद रिजल्ट। तो हम हैं इसी पर, इसको हमेशा अपने दिमाग, अटेम्प्ट, अरे भाई दिमाग की दही मत करो, ठीक है। क्या हम कर रहे हैं, अटेम्प्ट एंड एक्यूरेसी, यही हमारी पूरी की पूरी जर्नी चल रही है। आपको इसी पर पूरी की पूरी बातचीत समझनी, मैं इसलिए पिन पॉइंट कर रहा हूं जिससे आप कोई गलती ना करें। अब आते हैं एक दूसरी कंडीशन में देता हूं, अगर हम दूसरी कंडीशन में 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कितने करें, 90 क्वेश्चन, और एक्यूरेसी हो 65%, तो 90%
मतलब 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, एक्यूरेसी 65, तो करेक्ट कितना हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा 59 और रॉन्ग हो जाएगा ऑलमोस्ट मैंने निकाला हुआ 31। अब आप देखिए, तो रॉन्ग हो जाएगा 31। अब 59 को 2 से मल्टीप्लाई करिए और 31 को मेरे प्यारे बच्चों 0.66 से मल्टीप्लाई करिए, तो एक आता है फाइन 118 और दूसरा आता है लगभग 20 पॉइंट समथिंग। तो 118 से 20 अगर आप घटाते हैं तो 97.5 बचता है फाइनल स्कोर। यानी मेरे बच्चे, जनरल कैटेगरी और जो ओबीसी है, आप सेफ हो गए। तो जो जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी के हैं, ठीक है ना, आप जरा देखिए, आपको अटेम्प्ट करना है 90 क्वेश्चन। कितना करना है? आपको करना है ओबीसी 90 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है और 65% की एक्यूरेसी लेकर के चलनी है। इससे कम होगी तो आप प्रीलिम्स में फेल करेंगे। तो अब आपके लिए सबक क्या है? टेस्ट सीरीज जो भी आप 100, 140 या जितना भी आप कर रहे हैं प्लस पीवाईक्यूज ये अलग से हैं, तो आपको यही चीज लेकर के चलना पड़ेगा। और मुझे पर डे आपको ग्रुप में बताना पड़ेगा, मेरे जो प्रीलिम्स का बना हुआ है। जो सीरियस बच्चे हैं यार, आप जरूर बताइए। पता चला एक नहीं बताता तो एक सीरियस है वो भी नहीं बताता, तो इसमें आप अपना ही कांड कर रहे हैं कि आपकी एक्यूरेसी कितनी चल रही है। और मुझे ऐसे मत, मैंने इतने परसेंट निकाल करके, मतलब मुझे बता दीजिएगा परसेंट, माने कि सर मेरी जितने भी आप 20 कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं, 60, 65% एक्यूरेसी, बस केवल मेरा नाम ये है डैश 65% एक्यूरेसी अचीव्ड, 70% एक्यूरेसी, 55%। मुझे उसी उतने से पता लग जाएगा कि आपको क्या गोली देनी है। अब पूरा लिखोगे तो एकदम इतना मैसेज आता है, फिर वो देख नहीं मिलता। तो ये आप जरूर करिए, ठीक है बेटे। अब आता है इस, मतलब अब ईडब्ल्यूएस वाले कहेंगे सर हम क्या करें, ओ ठीक है ना, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, इसी के बीच में आपको रहना है, ठीक है। यानी जैसे 90 इन्होंने किया, 65% अटेम्प्ट, आप 88, 87 ऐसा कर लीजिए और 65% की करेक्ट। तो ईडब्ल्यूएस वाले मेरे प्यारे बच्चों 88%, मतलब 88 क्वेश्चन और 65% एक्यूरेसी, तो आपका अभी 100% प्रीलिम्स निकल जाएगा। हो गया क्लियर? कोई डाउट किसी बच्चे को? और एक चीज और बताना कि क्या इस क्लास से अभी तक जो मैंने दिया है कुछ एक अच्छा इंसाइट मिला कि नहीं मिला? आपको, आपके लिए मैं बोल रहा हूं, मेरे लिए नहीं कुछ बोलना है। क्या आपको कुछ अच्छा इंसाइट मिला जो अभी तक, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो शायद एग्जाम के टाइम पर होनी चाहिए बट वो होती नहीं, और एग्जाम के टाइम पर आप क्या करते हैं? केवल पढ़ते हैं, केवल पढ़ते हैं, केवल पढ़ते हैं, असेसमेंट में केवल टेस्ट का असेसमेंट करते हैं, एक्यूरेसी, अटेम्प्ट, ये सब आप कुछ नहीं देखते हैं, एग्जाम मैकेनिक्स आप नहीं देखते हैं। तो इस लिहाज से क्या कुछ नया? सभी बच्चे बताएं। भारत है, ये पिछली बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था बच्चा, लिख रहा है ग्रेटफुल इनसाइट सर। पूजा जाखड़, रंजना कुमारी, गर्मा त्यागी, मुलायम यादव, ठीक है, बस सारे बच्चे ने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमने समझ लो आपको एक गेम थ्योरी सिखा दी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा आस्था ने कहा कि कम से कम आपको मैंने कितने अटेम्प्ट करने हैं उसके लिए रेडी कर दिया। यानी 80 क्वेश्चन से कम कोई भी अटेम्प्ट नहीं करेगा। फिजिकली चैलेंज जो बच्चे हैं वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से सेम यही एक्यूरेसी निकालेंगे उनका, इसलिए मैंने निकाल पाया। ये मत समझे कि मैंने निकालना, मैं इसलिए नहीं, क्योंकि जैसे ना उसमें क्या है कि सबका अलग अलग पैरामीटर है, तो उनको कितना टाइम लगता है, कैसे, वो सारी चीजें। तो अवनी हमारी एक बच्ची है, ब्लाइंड है, तो उसको मैं जो है पर्सनल कनेक्ट कर दूंगा। गणेश तुम्हारा भी लिख रहा है कि सर आपने देखने का नजरिया बदल दिया। अब एक गणेश बबुआ, तुम्हारा भी नंबर बहुत बेकार आया है, एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बहुत घटिया नंबर है बेटा, लेकिन इसको निगेटिव मत लेना। गुरु की डांट पिटाई वही नीम के पत्ते की तरह है कि कोई भी किया करता था, तो आप समझ सकते हैं।
तो ये यहां तक मैंने आपके सामने रखा। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है मेरे प्यारे बच्चों, ये नॉलेज का टेस्ट नहीं। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, नॉलेज नहीं है तो क्या है? अब लिखो, ये लिखो, अटेम्प्ट मैनेजमेंट। लिखो 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 लिखो, क्या है? अटेम्प्ट मैनेजमेंट। लास्ट में ये भी तो, यूपीएससी प्रीलिम्स पॉजिटिव रिजल्ट इज इक्वल टू अटेम्प्ट मैनेजमेंट प्लस एरर मैनेजमेंट टेस्ट। अटेम्प्ट मैनेजमेंट, एरर मैनेजमेंट, अटेम्प्ट मैनेजमेंट, एरर। ये लिखना है आपको अपनी कॉपी में, भूल जाओगे एक दिन के बाद। अच्छी बातें कहां याद रहती हैं दोस्त? यानी जो कैंडिडेट सही अटेम्प्ट करता है, जो मैंने आपको बताया 80-90, और कम गलती करता है, वही प्रीलिम्स निकालता है। इसलिए आज का जो यूनिवर्सल ट्रूथ है फॉर प्रीलिम्स, अटेम्प्ट एंड एक्यूरेसी रेशियो आपको बेस्ट करना है। ठीक है मेरे बच्चे, क्या करना है? अटेम्प्ट और एक्यूरेसी रेशियो को मजबूत करना। थैंक यू सो मच। 5 से 7 मिनट का ब्रेक लूंगा, तुरंत इकोनॉमिक सर्वे। रुक जाओ, तुरंत पीडीएफ अपलोड कर दूं, पीडीएफ अपलोड कर दूं, पीडीएफ ही है भाई। अब कोई आराम नहीं है, केवल काम है, केवल काम है, केवल काम है। सुनील अभिव्यक्ति भी, और आप भी थक जाएंगे, हिल जाएंगे, गिर जाएंगे, फट जाएंगे, जो हो जाए, लेकिन अब हार नहीं मानूंगा। काल के कपाल पर लिखूंगा, मिटाऊंगा, हार नहीं मानूंगा। और यह भी नहीं कहूंगा कि कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही नहीं। अब कर्तव्य पथ पर वही मिलेगा जो हम चाहेंगे। अपने भाग्य के निर्माता हम स्वयं होंगे। अंग्रेजों को हराया कि नहीं हराया? ताकतवर थे। अंग्रेजों को हराया कि नहीं? ताकतवर थे यार। हमारे पास कुछ नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, सारी टेक्नोलॉजी उनके पास थी। तो मेरा कहना है, कमजोर लोग भी बड़े लोगों को हरा सकते हैं यार। तो सोशियो इकोनॉमिक रूप से कमजोर होना ये कोई अपने आप में अभिशाप नहीं है। सोशियो इकोनॉमी पिछड़ेपन में होना और उसी को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना, इस तरह हमसे कुछ ना हो पाएगा, दिस इज द अभिशाप। कि आप पिछड़ी कंडीशन में हैं और आप उसी में रहना चाहते हैं, लड़ना नहीं चाहते हैं। तो अगर लड़ रहे हो गुरु, तो लड़ो, अपने भाग्य के स्वयं निर्माता बनो। अपदीपो भव। सोशियो इकोनॉमिक, अब उसी बात जहां से मैंने स्टार्ट किया कि रिजल्ट क्यों हो रहा है, सभी कहते हैं, अखबारों में भी आ रहा है कि भाई वही बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं जिनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है। यानी पैसे वाले भी है, सोशियो मतलब हेल्थ, एजुकेशन, ये सारा उनका बहुत अच्छा है। अब एक बच्चा अपने घर में कूलर भी नहीं है, पंखा भी है तो धीरे धीरे चल रहा है, और एक बच्चा जो फर्स्ट चिल्ड एसी में अपने कमरे में पढ़ा, चिल्ड लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, शाम को अपने मम्मी के साथ, पापा के साथ जाकर के एंजॉय भी करता है, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करता है, तो उसको, उसके पास सब कुछ है। इसको बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। आपके पास कुछ नहीं। आप सोचिए कि क्या आपके कमरे में एसी है? चिंतन कीजिए, क्या आपके घर में वो सारी फैसिलिटीज है? क्या आप जब चाहें तब कॉफी बन के आ सकती है? हेलो मम्मा कॉफी, मेड आकर के कॉफी रख जाए टेबल पे? ऐसा इंग्लिश मीडियम में हो रहा है? चिंतन कीजिए आप, क्या आपके पास ये सारी फैसिलिटीज हैं कि आपका कुछ खाने का मन करे पढ़ते पढ़ते, हेलो आज थोड़ा ये टिक्की खिला दो, आपका मन अच्छा हो गया, आप पढ़ने लग गए? आपके पास नहीं है। इसी को बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। तो अगर हमारा जन्म सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन में हुआ है, और लोअर मिडिल क्लास से लेकर के नीचे तक सब, मैं भी उन्हीं में से रहा हूं, तो हम सब सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ेपन से जुड़े हुए हैं। लेकिन उसी सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ेपन में रहें, ये कोई जरूरी तो नहीं, ये कोई जरूरी तो नहीं। तो प्लीज ब्रेक कीजिए, एनालिसिस होने दीजिए कि कौन पास हो रहा है। एनालिसिस बदलते हैं, लेकिन बदलने वाला पागल होना भी तो चाहिए, जो ज्यादा पढ़े ना, जो एग्जाम मैकेनिक्स पर काम करे। किस पे काम करे? एग्जाम मैकेनिक्स पर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन रुक जाओ,
पहले कंटेंट अपलोड कर दूं, जिससे कि तुरंत आपको लगे कि गुरुजी अब बहुत बुरी तरीके से, हमेशा ही फॉर्म में रहते हैं लेकिन अब और बुरी तरीके से फॉर्म में आ गए। ठीक है ना? तो अच्छा, मिल गई हो। चैप्टर नंबर 5 इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, तुरंत खत्म हो जाएगी क्योंकि सब पढ़ा चुका हूं। इन्फ्लेशन, फिर चैप्टर नंबर 6, फिर चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, तो 2 दिन में सब खत्म कर दूंगा मैं। अब मैं हो चुका हूं मेंटल पागल। निकालो यार प्रीलिम्स, इतना स्ट्रांग मेंस है, लेकिन क्या होता है, एक बच्चा, मतलब वही बेचारा जो बार बार मेंस, बड़ा दुख है यार, क्या मैं बताऊं। सच में बताता हूँ यार, मतलब तुम लोग प्रीलिम्स निकालो, मेंस एक आदमी बना के बैठा है और सोचो कि अगर इसी टाइप की मेंटर, अब तो आपको पता होना चाहिए ना कि सर और स्ट्रांग हो चुके हैं, मेंस के टाइम पे एकदम हम लोग आग लगा देंगे, लेकिन रिजल्ट ही नहीं प्रीलिम्स में। ठीक है, और आप ही पास करोगे, अपने ऊपर विश्वास रखो। अब ऐसा तो नहीं कि मैं कोई एडमिशन के लिए कह रहा हूँ आ जाओ बच्चों अब मैं एडमिशन लेके तुम्हें पास, मैं तो ऐसा कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि तुम्हारा होगा। ये सोशियो इकोनॉमी और ये बवाल टबाल ये सब मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। ठीक है, आपके पास सुविधा है, लेकिन अगर आपके पास सुविधा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जिसके पास सुविधा नहीं है वो इस जीवन में कुछ कर नहीं सकता है। सब कर सकते हैं, समझ गए? अरे यार मैं क्या बताऊं, आप खुद सोचोगे। मेरा वजन कितना था, आप लोग बताते 95 kg। अभी मेरा वजन कितना है, 82 kg। 13 किलो वजन खत्म किया। कभी कोई क्लास मिस करी, एक भी दिन हिंदू की पीडीएफ मिस हुई, एक भी दिन इकोनॉमिक सर्वे की क्लास या पीडीएफ मिस हुई? मिस का मतलब कि एक दिन पढ़ा के अगले दिन गैप नहीं, मिस होने का मतलब होता है जब मैं क्लास ना लूं। क्या चीज मिस हुआ है कि मेरा काम मिस हुआ है? एवरीथिंग। पब्लिकेशन पे काम चल रहा है टीम का। आप सोचोगे तो सब होता है, नहीं सोचोगे। ऊपर से दिल्ली स्टेट प्लेयर भी हो चुका हूं, गोल्ड मेडल के साथ, वो भी 6 महीने 8 महीने की प्रैक्टिस में। हमारे सोसाइटी में इन सब चीजों की इंपॉर्टेंस नहीं है। छोटे 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 भैया होते हैं, उनकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है। हम लोग स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट हैं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, मतलब पड़ता ही नहीं है कि एक सोचो कितनी बड़ी चीज है। एक यूपीएससी का मेंटर, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, शून्य आदमी हूं, यूपीएससी का मेंटर है, और वो भी होता ना कि ठोक बजा के नहीं है, इंटरव्यू दे करके है, यानी इसी एग्जाम का वो इंटरव्यू दे करके तब बच्चों को मेंटरशिप दे रहा है। एजुकेशन सिस्टम में जो कुछ भी हो सकता है, एक सामान्य बैकग्राउंड का बच्चा जो 12th आर्ट साइड से था, ग्रेजुएशन पीजी, उसके बाद नेट, एवरीथिंग, जो कुछ भी बेसिक हो सकता है उधर भी क्लियर है। यानी पढ़ाई का भी जो सर्वोच्च शिखर होता है वहां तक भी है, और उसके बाद टीचिंग का भी जो अब 20 साल हो गया, लगभग 20 साल क्या कहूंगा, 12 दूनी 24, हाँ लगभग 14-15 साल हो गया टीचिंग का, किताबें लिखने का, सारी चीजें आपको देने का। ऊपर से स्टेट में गोल्ड मेडल का भी अभी बहुत जीतूंगा, बहुत जीता हूं बेटा। अभी तो मैंने आपको बहुत सारे गोल्ड मेडल दिखाए ही नहीं, क्योंकि मेरी आदत नहीं है यूट्यूब और इन सब पे मैनेज करने की। एक दिखाऊं, एक जरा देख तो लो। अभी मैं गया था, मतलब मैं जहां भी जाता हूं अपनी कैटेगरी में ऑलमोस्ट गोल्ड मेडल फिक्स है। अभी तो खेल नहीं रहा हूं, अभी मैं आपको दिखाता हूं। 7th ऑल इंडिया सिख गेम्स। कौन सा गेम्स? 7th ऑल इंडिया सिख गेम्स, कॉमन गेम नहीं ना। आइए दिखाते हैं आपको। और बहुत सारे, ये तो मैं जो बड़े टूर्नामेंट है उनका आपके सामने रिकॉर्ड रखता हूं, छोटे टूर्नामेंट की तो मैं बात नहीं करता, जहां पर मिलता ही रहता है। पढ़ो मेरे बच्चों, पढ़ो। मेडल सेरेमनी, 7th नेशनल सिख गेम्स गोल्ड। ये कौन है? आपके गुरुजी है ना भैया, पहचानिए। और यहां क्या लिखा हुआ ये भी पहचानिए, 7th नेशनल सिख गेम्स। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये वाला लोगो दिख रहा है कि नहीं रहा? 7th नेशनल सिख गेम्स 2025-26 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिखा कि नहीं दिखा? कौन है आपके गुरुजी हैं या कोई और है ये? अभी इसी इतने पर लोग क्या क्या इंस्टा बना देते, क्या क्या कर देते।
ये कौन आपके गुरुजी हैं कि नहीं है? तो बहुत सारे हैं बेटा, ये तो मैं आपको मतलब केवल कुछ, अब सोचो कि मैं चाहूं तो इंस्टा वगैरह पे, लेकिन अब मेरी टीम कह रही कि नहीं सर आप ये सब करते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या इधर उधर करके इतने लोग उनको देख रहे हैं आपके अंदर, तो नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल टैलेंट है, कम से कम ये सब जब लोग सुनेंगे कि यार हम लाइफ में जब चाहें जैसे चाहें जो कुछ भी कर सकते हैं, तो शायद उनको बहुत ताकत मिलेगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि इंस्टा वगैरह पर, और अगर आप लोगों ने डिलीट कर दिया होगा तो उसको आप क्या करिएगा, आए आए आए, अब फिर से स्टार्ट कर लीजिएगा। क्यों आ नहीं रहा भाई? अपलोड कर भाई। सॉरी, समथिंग इज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम अपलोडिंग एंड शेयरिंग इट। कोई बात नहीं। तो इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर नंबर 5 एंड 6 आपके सामने आ गया है, इन्फ्लेशन, और फिर छठा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी वाले बच्चे जो हैं वो भी क्लास में रहेंगे, टिक लगवा दूंगा। रबी खरीफ ये सब कौन सी फसल, कौन सी मिट्टी, कौन सा टेम्परेचर आपको खुद करना है, और सब मिल ही जाता है। तो आपके सामने चैप्टर रेडी है भैया, चैप्टर 5 और 6, बस थोड़ा सा। तो इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर नंबर 5 इन्फ्लेशन एंड उसके साथ जुड़े सारे टर्म, इन्फ्लेशन, बेसिक्स इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, हेडलाइन, डिफ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी, फूड इन्फ्लेशन, व्हाटएवर जो भी देखना चाहें आप, सारा 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 सारा, ठीक है। तो आ जाओ, मिलते हैं और मेहनत करो, बस मैं यही कहना चाहूंगा, लेकिन डेटा के साथ, डेटा के साथ, डेटा के साथ। और डेटा के साथ क्यों? बैंक क्यों फेल हुए थे बोलो? क्योंकि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, मतलब लोगों के बैलेंस शीट चेक नहीं होते थे, ना कारपोरेट के और ना ही बैंक के बैलेंस शीट। भैया पैसा कितना है, उनकी स्थिति कैसी है, बैंक की स्थिति कैसी है, लेन देन चल रहा है, कारपोरेट कोलैप्स किया, इंडस्ट्री कोलैप्स की, फैक्ट्री बंद हुई, बैंक का जो कैपिटल है वो क्या हो गया, एनपीए हो गया। तो एनपीए क्यों हुआ? बिकॉज डेटा एनालिसिस नहीं था बैलेंस शीट का। अब आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड आया, प्लस उसके बाद सरकार ने डेटा एनालिसिस करना स्टार्ट किया, तो एनपीए हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से बहुत कम हो गया है। बैंक फेल नहीं हो रहे, इंडिया के बैंक सबसे मजबूत हैं, इसीलिए फॉरेन बैंक्स अब इंडियन बैंक, इंडिया में अपने बैंक खोल रहे हैं, बैंकों के पार्टनर बन रहे हैं, बिग बैंक्स इंडिया आ रहे। पढ़ाया हो कि नहीं पढ़ा? एक बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स के लिए है, एक बिग बैंक थ्योरी इंडिया के लिए है, किसी दिन उसका लेक्चर भी करूंगा आपके साथ। सो प्लीज, करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव आर टू कीज टू सक्सेस। स्वीकार कीजिए और सुधार करने की निष्ठा के साथ काम पे लग जाइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बेटा तुरंत अगली क्लास में। चाय पानी करूंगा बस, जितना टाइम उसमें लग जाए। थैंक यू, थैंक यू।